वह उस समय प्राप्त की जा सकने वाली सबसे शक्तिशाली वस्तु थी। इस धारणा के तहत कि लाल चिमनी वाले घर में रहने वाले अपराधी ने टिंडन को नहीं छोड़ा है और क्लेन जांच जारी रखेगा, उसे और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। हाँ, मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार इसकी थोड़ी सी शक्तियां चुराने से 30782 को कोई नुकसान नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा इससे शुद्धिकरण में लगने वाला समय ही कम हो जाएगा। ये टिंडन सिटी की सुरक्षा और स्थिरता के लिए है। क्लेन ने अंदर ही अंदर अपने कार्यों को सही ठहराने की कोशिश की। अजिक को अपने इरादों की परवाह नहीं थी। उसने सहमति में सिर हिलाया। मैं तुम्हें शहर का नाम और अनुमानित समय पहले ही बता दूंगा ताकि तुम अपनी तैयारी कर सको। ओह, क्लेन ने राहत की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि लेमुड टाउन की यह यात्रा व्यर्थ यात्रा नहीं थी। भले ही वे श्री अजिक के आसपास के रहस्यों की सबसे बाहरी परत को ही उजागर करने में कामयाब रहे और उन्हें और भी बहुत कुछ पता लगाना था, फिर भी वह कम से कम अजिक की दोस्ती हासिल करने में कामयाब रहे, जो पर्दे के पीछे के अपराधी की तलाश में एक विश्वसनीय सहयोगी था। उस रात 11:30 बजे क्लेन भूखा और थका हुआ 2 डैफोडिल स्ट्रीट पर लौटा, सोचने के लिए कि मिस्टर अजिक ने मेरे साथ डिनर नहीं कराया। वह वैसे भी डिनर का आनंद लेने के मूड में नहीं रहे होंगे, क्लेन ने दरवाजा खोलते हुए बुदबुदाया। घर में उतना अंधेरा नहीं था जितना उसने अनुमान लगाया था। एक खूबसूरत गैस लैंप चुपचाप अपनी रोशनी बिखेर रहा था, जिससे लिविंग रूम में गर्मजोशी से रोशनी आ रही थी। बेंसन चमकीले कोट के नीचे लिपटी हुई एक किताब के साथ सोफे पर अकेले बैठे थे। जब उसने दरवाजा खुला देखा तो बेंसन बोलने ही वाला था कि उसने जम्हाई ली। उसके पास अपना मुंह रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्लेन ने दरवाजा बंद किया और मुस्कुराते हुए चुटकी लेते हुए कहा, मैं मिस्टर अजिक के साथ लामुड टाउन गया था। वहां एक लंबा इतिहास वाला एक परित्यक्त महल है। बेंसन हंसते ही तुरंत प्रबुद्ध हो गए। एक चांदनी रात, एक सहस्राब्दी के लिए छोड़ दिया गया महल, एक ठंडा और डरावना वातावरण, 2 सदस्यीय पुरातात्विक टीम के साथ। यह एक असाधारण उपन्यास की शुरुआत के लिए एकदम सही नुस्खा है। आज जो कुछ हुआ उसे असाधारण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्लेन को अचानक मिस्टर अजिक द्वारा रचित अजीब दरवाजा और एक बच्चे के रोने की याद आई। उन्होंने कहा, एक डर अभी भी उस पर हावी है। वहां कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। बेंसन ने अपनी किताब बंद करने से पहले फिर से जम्हाई ली और कहा, मुझे नींद की जरूरत है। जब से मैंने अध्ययन करना और शास्त्रीय साहित्य पढ़ना शुरू किया है, मेरी नींद की गुणवत्ता विशेष रूप से अच्छी हो गई है। क्लेन मन ही मन हंसा। अचानक उसे मिस जस्टिस द्वारा बताई गई बात याद आ गई। उन्होंने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, बेंसन, आप जानते हैं कि मेरी कंपनी का आवा काउंटी पुलिस के साथ संबंध है। मैंने हाल ही में बैकलन से खबर सुनी है कि राजा, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री और संसद सदस्य सभी एक अक्षम सरकार से तंग आ चुके हैं। वे सुधार पर जोर देना चाहते हैं और विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं की तरह एक खुली परीक्षा के आधार पर सरकार में पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतिभाओं का चयन करना चाहते हैं। बेंसन पहले तो असमंजस में थे, फिर उनकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने पूछा, एक खुली परीक्षा? हाँ, जब तक आप परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, आप सरकार की किसी एक शाखा में सिविल सेवक बन सकते हैं। मेरा अनुमान है कि परीक्षा की सामग्री विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं के अनुरूप तैयार की जाएगी। साहित्य, क्लासिक्स, गणित और तर्क, साथ ही कानून की बुनियादी समझ। क्लेन ने इस अवसर का उपयोग अपनी राय शामिल करने के लिए किया। उन्होंने आगे कहा, बेंसन, इसे गोपनीय रखा जाना चाहिए और इस पर बहुत अधिक आशा न रखें। कोई नहीं जानता कि यह हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित किया जाएगा या नहीं। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। मैं समझता हूं कि मुझे बस कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने की जरूरत है। बेंसन मुस्कुराए, फिर कहा, चाहे ये बदलाव हो या न हो, मैं कड़ी पढ़ाई करूंगा। मैं अपनी वर्तमान परिस्थिति से खुद को मुक्त करने और एक बेहतर नौकरी खोजने की पूरी कोशिश करूंगा। सीखना, यही एक इंसान और एक घुंघराले इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर है, बालों वाला बबून नहीं। शोध से पता चलता है कि लिंगूरों का आईक्यू स्तर अच्छा होता है और सीखने की क्षमता एक निश्चित स्तर की होती है। क्लेन चुपचाप चिड़ा और बेंसन को दूसरी मंजिल की ओर जाते हुए देखा। उसके बाद वह मुस्कुराया और अपना पेट रगड़ते हुए रसोई की ओर चला गया। उसे बचा हुआ खाना मिला और चिकन बेंसन और मेलिसा ने विशेष रूप से उसे छोड़ दिया। क्लेन ने आराम किया और देर रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। अब काफी रात हो चुकी थी और ज्यादातर लोग पहले ही बिस्तर पर जा चुके थे। वह अकेला व्यक्ति था जो अभी भी जाग रहा था, मिश्रित सुगंध वाली ठंडी हवा में सांस ले रहा था और हल्की हल्की हरकतें कर रहा था। सब कुछ शांतिपूर्ण था। तृप्त होने के बाद उसने बर्तन धोए और स्नान किया। अंत में क्लेन अपने कमरे में लौट आया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने जम्हाई ली लेकिन खुद को जगाए रखा। उन्होंने अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चांदी की खंजर निकाली और कमरे को आध्यात्मिकता की दीवार से सील कर दिया। वह धूसर कोहरे के ऊपर यह जानना चाहता था कि उस मूर्ख को बुलाना जो इस युग का नहीं है, खतरनाक था या नहीं। भूरे कोहरे ने हवा को अपने शाश्वत अपरिवर्तित तरीके से भर दिया क्योंकि भ्रामक लाल तारे अलग अलग दूरी पर उसके चारों ओर लटक रहे थे। क्लेन ऊंचे महल के अंदर बैठा था जो किसी विशाल के घर जैसा लग रहा था और उसने अपने सामने परिचित दृश्य देखा। कुछ सेकंड के बाद उसने दूसरी ओर देखा और उसके सामने एक पीले भूरे रंग की बकरी की खाल दिखाई दी। फिर उन्होंने आह्वान अनुष्ठान के लिए अपना संशोधित मंत्र लिखने के लिए एक कलम उठाए। खुद का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मोमबत्ती जलाएं। एक पवित्र वातावरण बनाने के लिए आध्यात्मिक दीवार का उपयोग करें। फुल मून एसेंस ऑयल, कैमोमाइल प्योर ड्यू, स्लंबर फ्लावर पाउडर और अन्य सामग्री की एक बूंद लो में डालें। नोट, इस चरण में बहुत अधिक विशेष होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह स्वयं को बुला रहा है। नीचे मंत्र का पाठ करें। मैं, प्राचीन हर्मीस, जोतुन, ड्रैगनीज या एल्फिश में। यह एक गहरी चीख होनी चाहिए। मैं अपने नाम हर्मीस में बुलाता हूँ। वह मूर्ख जो इस युग से संबंधित नहीं है। रे के ऊपर रहस्यमय शासक कोहरा, पीले और काले रंग का राजा जो सौभाग्य का स्वामी है। 3 बार इसकी जांच करने के बाद क्लेन ने नीचे एक भविष्यवाणी कथन लिखा। यदि उपरोक्त अनुष्ठान इस दुनिया के बाहर किया जाता है तो खतरा होगा। उफ़, उसने एक सांस छोड़ी, कलम नीचे रख दी, अपनी आस्तीन में से चांदी की चेन निकाली और उसे अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया। पुखराज लक्कन बकरी की खाल के ऊपर स्थिर रूप से लटका हुआ था, भविष्यवाणी कथन से केवल थोड़ी दूरी पर। उन्होंने अपने विचारों पर लगाम लगाए और चिंतन की अवस्था में प्रवेश किया। यदि उपरोक्त अनुष्ठान इस दुनिया के बाहर किया जाता है तो खतरा होगा। यदि उपरोक्त अनुष्ठान इस दुनिया के बाहर किया जाता है तो खतरा होगा।
7 बार कथन पढ़ने के बाद क्लेन ने अपनी आंखें खोली जो लगभग पूरा काला और पुखराज पेंडेंट को देखा जो वामावर्त घूम रहा था। इसका मतलब था कि कोई खतरा नहीं होगा, मैं इसे आजमा सकता हूँ। क्लेन ने उसके सामने वस्तुओं को गायब कर दिया, अपने चारों ओर और गिरने की अनुभूति का अनुकरण किया। जब वह अपने शयन कक्ष में लौटा, इस तथ्य के कारण कि उसने पूरे कमरे को एक आध्यात्मिक दीवार से सील कर दिया था, क्लेन ने तुरंत अपनी मेज साफ की और ठीक बीच में एक पुदीना सुगंधित मोमबत्ती बुझा दी। उसने मोमबत्ती की बाती को हल्का सा दबाया, घर्षण पैदा करने के लिए इसे आध्यात्मिकता से रगड़ा और टिमटिमाती मंद रोशनी के तहत क्लेन ने लौ पर संबंधित आवश्यक तेल, अर्क और जड़ी बूटी पाउडर डाला। एक सुखदायक सुगंध अचानक हवा में भर गई और कमरा बारी बारी से चमक और अंधेरे के बीच बदलता रहा। 2 कदम पीछे हटे हुए क्लेन ने उस मोमबत्ती को देखा जो उसका प्रतिनिधित्व करती थी और जोतुन में चिल्लाया, मैं। फिर वह हर्मीज की ओर मुड़ा, मैं अपने नाम से बुलाता हूँ। वह मूर्ख जो इस युग का नहीं है, भूरे कोहरे के ऊपर रहस्यमय शासक, पीले और काले रंग का राजा जो सौभाग्य का स्वामी है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने महसूस किया कि मोमबत्ती की लहराती रोशनी अचानक तेजी से नृत्य कर रही है और आसपास की खुशबू के साथ एक भंवर पैदा कर रही है। इसने उनकी आध्यात्मिकता को उन्मत्त गति से आत्मसात कर लिया। स्लंबर फूल, एक जड़ी बूटी जो लाल चंद्रमा से संबंधित है, कृपया मेरे मंत्र के लिए अपनी शक्तियां प्रदान करें। क्लेन ने मंत्र का पाठ समाप्त करते समय अपनी आध्यात्मिकता समाप्त होने के कारण होने वाली असुविधा को सहन किया। फिर उसने देखा कि मोमबत्ती की रोशनी का हिलना बंद हो गया है। उस पर धूसर चमक थी जो लगभग एक हथेली के आकार तक फैली हुई थी। मैंने कुछ भी नहीं बुलाया। ओह ठीक है, शायद मुझे भूरे कोहरे के ऊपर इसका जवाब देना होगा। खुद को बुलाना वास्तव में काफी परेशानी भरा है। क्लेन ने अपने दर्द भरे माथे पर चुटकी लेते हुए बुदबुदाया। उसने खुद को शांत किया, फिर भूरे कोहरे के ऊपर पहुंचने से पहले वामावर्त दिशा में 4 कदम उठाए। उसने देखा कि प्राचीन मेज पर सम्मान के आसन के ऊपर एक लहरदार रोशनी थी। ये संबंधित कुर्सी के पीछे बने अजीब प्रतीक से उपजा है। वह अजीब प्रतीक जो पुतली रहित आंख से बना था, एक प्रतीक जो गोपनीयता का प्रतिनिधित्व करता था, और टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जो परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती थी। क्लेन ने बस उस तक पहुंचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी उसने तुरंत सुना, मैं अपने नाम से उस मूर्ख को बुलाता हूँ जो इस युग का नहीं है, भूरे कोहरे के ऊपर रहस्यमय शासक, पीले और काले रंग का राजा जो सौभाग्य उत्पन्न करता है। फिर उन्होंने उभरती हुई आध्यात्मिकता को एक तरंगित प्रकाश के साथ मिलकर देखा जो एक भ्रामक लेकिन आकारहीन दरवाजे में बदल गया। दरवाजा ऐसे हिल गया जैसे वह खोलना चाहता हो। क्लेन को तुरंत प्रेरणा महसूस हुई और वह इसे खोलने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति महसूस करने लगा। लगभग तुरंत ही असीमित कोहरा और ऊंचा महल आगे की ओर खिंच गया। वहां कुछ बमुश्किल ध्यान देने योग्य तरंगे थी। लहरें भ्रामक लेकिन आकारहीन दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन क्लेन ने कितना भी धक्का दिया, दरवाजा नहीं खुल सका। प्रत्येक गतिविधि के परिणामस्वरूप मृत सन्नाटा छा गया। आह्वान का द्वार अभी तक आकार नहीं ले पाया है। क्लेन ने अपनी इच्छा पर लगाम लगाए और जब उसने असफल होने के कारण का विश्लेषण किया तो उसकी भौहें तन गईं। उन्होंने यूं ही दरवाजे का नाम आह्वान का द्वार रख दिया था। मुझ में आध्यात्मिकता की कमी है, इसलिए मैं समन का पूरा द्वार नहीं बना सकता। जब मैं अनुक्रम आर्ट जोकर की ओर आगे बढ़ता हूं और प्रारंभिक खतरनाक चरण से गुजरता हूं, तो मैं इसे एक और कोशिश कर सकता हूं। शायद यह नहीं होगा तब तक समस्या। क्लेन ने हल्के से सिर हिलाया और मोटे तौर पर समझ गया कि क्या हुआ था। इस प्रयोग से उनका आत्मविश्वास बढ़ा। उसे खुशी महसूस हुई क्योंकि यह पहली बार था कि उसे भूरे कोहरे के ऊपर रहस्यमयी जगह से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया मिली, उस घटना के अलावा जहां उसने अनंत धधकते सूरज के बारे में अनुमान लगाया था। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं यहाँ के सारे रहस्य समझ जाऊंगा, क्लेन ने उत्साहपूर्वक अपने मन में घोषणा की। फिर उन्होंने खुद को आध्यात्मिकता में लपेटने के बाद असीम कोहरे में तेजी से उतरना शुरू कर दिया। अपने शयन कक्ष में लौटने के बाद क्लेन ने तुरंत मोमबत्ती बुझा दी। उन्होंने अनुष्ठान समाप्त किया और आध्यात्मिक दीवार को हटाने से पहले अपने अध्ययन डेस्क को साफ किया। जैसे ही वह जम्हाई लेने लगा, अचानक हवा का झोंका आया। वह बिस्तर पर गिर गया, खुद को कंबल से ढक लिया और जल्दी ही सो गया। उसके बाद आए धुंधले सपने में क्लेन अचानक जाग गया और उसे एहसास हुआ कि वह अपने घर के लिविंग रूम में बैठा था और उसके हाथ में टिंडन सिटी ऑनेस्ट पेपर था। मुझे मत बताओ कि कैप्टन फिर यहाँ है। जब उसने ओरियल खिड़की से बाहर देखा तो वह पहले तो स्तब्ध रह गया, उसे अपनी हताशा में हास्य नजर आया। एक चरमराहट के साथ दरवाजा खुला। डन अपना काला विंडब्रेकर पहने हुए, जो उसके घुटनों से ऊपर तक जाता था, और एक बेत और पाइप पकड़े हुए धीरे धीरे अंदर चला गया। उसने अभी भी अपनी काली टोपी पहनी हुई थी और उसके नीचे उसकी गहरी भूरी आंखें थी। डन लिविंग रूम में आया और सिंगल सीट वाले सोफे पर बैठ गया। उसने इत्मीनान से अपने दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर से पार कर लिया। उसने अपनी छड़ी एक तरफ रख दी, अपनी टोपी उतार दी और पीछे की ओर झुक गया। वह चुपचाप वहीं बैठ गया और क्लेन को ऐसे देखा जैसे वह सोच रहा हो, कैप्टन आप आज क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्लेन अवाक रह गया। यह उजागर न करने के लिए कि वह जानता था कि यह एक सपना था। उसने इससे प्रभावित न होने का नाटक किया और अखबार पढ़ना जारी रखा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। उसने डन की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया जो उसके सामने बैठा था। उसे पता चला कि कैप्टन अभी भी वहीं चुपचाप बैठा था और गहरी सोच में उसे देख रहा था। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। क्लेन ने अखबार को कई बार आगे पीछे पलटा, अपनी आंखों के कोने से डन को देखा और देखा कि वह आदमी अभी भी गहरी सोच में चुपचाप उसे देख रहा था। कैप्टन आप मुझे बहुत असहज कर रहे हैं। क्लेन शांति से नहीं बैठ सका। उसने अखबार मोड़कर एक तरफ रख दिया। उसने डन की ओर सिर हिलाया और मुस्कुराया। फिर वह कपड़े का एक टुकड़ा लेने के लिए रसोई में गया और डाइनिंग टेबल और कॉफी टेबल को पोंछने लगा। कप्तान देखो, मेरा सपना कितना सरल, कितना सामान्य, कितना उबाऊ है। देखने लायक कुछ भी नहीं है। जल्दी करो और चले जाओ। आप भूत होने का नाटक क्यों नहीं करते और मैं डरने का नाटक करूंगा, फिर आप अपनी उपलब्धि को एक दुष्स्वप्न के रूप में पूरा कर सकते हैं। उसने चुपचाप प्रार्थना की और अपना सिर उठाया, लेकिन उसने केवल डन की गहरी भूरी आंखें देखी जो अभी भी गहरे सोच में डूबी हुई थी। इतनी शांत और लगातार नजर के तहत क्लेन ने सारा फर्नीचर पोंछा और अपने कमरे को साफ किया। सपने में वह बहुत थका हुआ था। जिस चीज ने उसे सबसे अधिक परेशान किया वह डन स्मिथ था, जो उसे गहरी सोच में चुपचाप देख रहा था। क्लेन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि खुद को व्यस्त करते हुए कितना समय बीत गया। आखिरकार उसने अपने कैप्टन को अपने पैर खोलकर खड़ा होते देखा।
फिर उसने अपनी छड़ी उठाई, अपनी टोपी लगाई और दरवाजे से अंदर चला गया। क्लेन ने अपनी सांसें रोक ली और डन को अपने घर से निकलते देखा। वह अलविदा कहने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाने से खुद को नहीं रोक सका। ओह, जब सब कुछ सामान्य हो गया तो क्लेन ने राहत की सांस ली। वह सचमुच कितना बुरा सपना था, उसने मन ही मन सोचा। वह आंसुओं के लिए बहुत व्याकुल है। ... बैकलैंड, वेस्ट बैकलैंड, फिलिप्स डिपार्टमेंट स्टोर। फिलिप्स लोन किंगडम के शीर्ष स्तरीय डिपार्टमेंट स्टोरों में से एक था। ये केवल कुलीनों और धनी लोगों के लिए खुला था जो सदस्य बनने के योग्य थे। बाहर हमेशा आलीशान गाड़ियां खड़ी रहती थीं जिन पर अलग अलग प्रतीक छपे होते थे। यह न केवल खरीदारी के लिए एक सुरक्षित स्थान था, बल्कि सदस्यों पर सख्त प्रतिबंध के कारण यह एक लोकप्रिय सामाजिक स्थल भी बन गया। ऑड्रे अपनी नौकरानी एनी और अपनी गोल्डन रिट्रीवर सूसी को लेकर आई। एक उत्सुकता से चौकस परिचारक के मार्गदर्शन में वह गाड़ी से उतर गई और प्रवेश द्वार से होकर चली गई। रास्ते में उसने उच्च सामाजिक स्थिति वाले माता पिता के साथ विस्काउंट्स, काउंटेस या युवतियों की बेटियों को देखा। उसने अपनी शालीनता बरकरार रखी और शालीनता से उन सभी का स्वागत किया। उन्होंने अलग अलग विषयों पर अलग अलग रईसों से संवाद किया। उदाहरण के लिए, जब उसका सामना किसी विशेष काउंटेस से होता था तो वह काउंटेस की पोशाक की फिटिंग की प्रशंसा करती थी, और जब वह किसी विशेष बैरोनेस का अभिवादन करती थी तो वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैरोनेस के पति के उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा करती थी। ऑड्रे पहले इसमें अच्छी नहीं थी, वह बहुत जिद्दी और बहुत घमंडी थी, लेकिन अब उसे परफेक्ट रिस्पॉन्स देने के लिए ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं थी। एक दर्शक की नजर में महिला रईसों की अधिकांश भावनाएं और विचार उनके चेहरे पर लिखे हुए थे। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर ऑड्रे एक ऐसी दुकान में बदल गई जो तैयार कपड़े बेचती थी। दुकान में नौकरानी एक दुबली पतली युवती थी। उसने काले और सफेद रंग की पोशाक पहनी थी और उसके कंधे तक लंबे सुनहरे बाल थे। वह मध्यस्थ जियो डेरेचा थी। ऑड्रे ने अपने चेहरे के हाव भाव बदले बिना सूसी को एक नजर दी। कुत्ते को तुरंत समझ आ गया कि उसके मालिक का क्या मतलब है और वह दूसरे काउंटर पर भाग गई। नौकरानी एनी सूसी को पीछे खींचने की कोशिश करने के लिए उसके पीछे गई। बहुत अच्छा, ऑड्रे ने मन ही मन प्रशंसा की और विभिन्न प्रकार की पोशाकों को देखने का नाटक करते हुए जियो डेरेचा के बगल में चली गई। उद्धरण चिन्ह ... आपने मुझसे यहां मिलने की व्यवस्था क्यों की? जियो ने फुसफुसाते हुए पूछताछ की, जबकि उसने जोर से पोशाकों का परिचय दिया। उसकी आवाज कोमल थी, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। मूल परिचारक कहाँ है? ऑड्रे ने उसे उत्तर देने के बजाय उत्तर में पूछा। जियो ने चारों ओर देखा और कहा, मैंने उसे मना लिया। वह सुबह आराम करके खुश थी। ऑड्रे ने अलग अलग स्टाइल की पोशाकों को देखा, जबकि उसने अपने मेमने के चमड़े के हैंडबैग से बड़े करीने से मुड़ा हुआ कागज का एक टुकड़ा निकाला और चुपके से जियो को दे दिया। रिया एडमिरल तूफान किलांगोस बैकलैंड में घुस गया है। यह उसका चित्र है। मुझे आशा है कि आप उसे मेरे लिए ढूंढ सकते हैं। ओह, और उसे सचेत न करें। जियो ने कागज का टुकड़ा प्राप्त किया और एक त्वरित नजर डालने के लिए उसे खोला। उसने देखा कि यह 30 के दशक के एक आदमी का सजीव चित्र था जिसकी अनोखी चौड़ी ठुड्डी थी। एक बार मेरे कला शिक्षक ने लगातार मेरी प्रशंसा की। ऑड्रे ने जियो पर एक नजर डाली और अपना सिर उठा लिया। उन्होंने आगे कहा, किंगडम किलानेगोस के लिए 10,000 पाउंड का इनाम देता है। अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो केवल सुराग देने वाले व्यक्ति को भी निश्चित रूप से कुछ 100 पाउंड का पुरस्कार दिया जाएगा। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, उसने देखा कि जियो की आंखें खुशी से चमक उठी, जैसी उसे उम्मीद थी। एक अनोखा चौड़ा जबड़ा, उसके बाल एक प्राचीन शूरवीर की तरह जुड़े में हैं, आंखें जो आपको बर्फीली मुस्कान के इरादे से देखती हैं। जियो डेरेचा सोफे पर आधी झुकी हुई थी जब उसने उस चित्र की जांच की जो ऑड्रे ने उसे सौंपा था। उसकी नजर में वह आदमी पैसे का एक चलता फिरता ढेर हो सकता था। महान समुद्री डाकू किलांगोस की शक्ल को अपनी स्मृति में अंकित करने के बाद वह पृष्ठ के नीचे लिखे विवरण को पढ़ने के लिए आगे बढ़ी। भूरे बाल, गहरी हरी आंखें। चित्र का उपयोग केवल एक सामान्य संदर्भ के रूप में किया जा सकता है क्योंकि लक्ष्य के पास है दूसरे व्यक्ति में बदलने की क्षमता। यह अज्ञात है कि वह परिवर्तन को कितने समय तक बनाए रख सकता है। चित्र का उपयोग केवल एक संदर्भ के रूप में किया जा सकता है। लक्ष्य किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तित होने की क्षमता रखता है। केवल एक संदर्भ के रूप में किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तित हो सकता है। फिर मैंने इतना खर्च क्यों किया? उसके चेहरे की विशेषताओं को याद करने में समय लग रहा है। जियो ने चकित होकर देखा, जैसे कि यह पहली बार था कि उसने दुनिया के उसके लिए बुरे इरादे देखे थे। और उसने देखा कि फोसवॉल उसके सामने एक सोफे पर सुस्ती से गिरी हुई थी, अपने आप से बुदबुदाते हुए कहें, इस व्यक्ति को ढूंढने का कोई रास्ता नहीं है। हम नहीं जानते कि वह कैसा दिखता है। हम केवल इतना जानते हैं कि वह बैकलून से नहीं है। बहुत सारे विदेशी लोग हर दिन बैकलून में आते हैं। फोस ने बैठने का प्रयास किया, लेकिन 3 कोशिशों के बाद भी असफल रहा। मैं केवल एक प्रशिक्षु हूं, कोई मध्यस्थ नहीं। उसने आर्मरेस्ट पर हाथ रखते हुए चिल्लाया। सोफे पर सफलतापूर्वक खुद को ऊपर खींचकर बैठने की स्थिति में आ गई। क्या वह महिला सोचती है कि हम भविष्यवक्ता हैं? फोस ने जवाब देना ही चाहा जब उसे एहसास हुआ कि अभी भी कुछ फुटनोट है जिन्हें उसने अभी तक नहीं पढ़ा है। उन्होंने धीरे से कहा, खोज के सुझाए गए तरीके इस प्रकार हैं। 1. किलांगोस के पास एक बुरी वस्तु है। इसे हर दूसरे दिन एक जीवित व्यक्ति के मांस, रक्त और आत्मा को निगलने की जरूरत है। आप लापता की तलाश पर विचार कर सकते हैं। आवारा किलांगोस की जानकारी अच्छी तरह से खोजें और उसके अनूठे शौक और व्यवहार की एक प्रोफाइल बनाएं। 3. किसी व्यक्ति के चेहरे की विशेषताएं बदल सकती हैं, लेकिन जब तक उसे कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला है वह अक्सर अपने जैसा ही कार्य करेगा, जैसे कि वह चीजें जो वह खाना पसंद करता है, उसकी चाल, वह कार्य जो वह करता है और बहुत कुछ अन्य विवरण। फोस ने सुनते ही सिर हिलाया। मिस ऑड्रे वह मासूम भोली भाली किशोरी नहीं है जैसा कि उसके बारे में अफवाहों से पता चलता है। उसके पास एक सूक्ष्म हृदय और अवलोकन की शांत भावना है। क्या ऐसा है? जियो ने संदेह करते हुए पूछा। उसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी क्योंकि उसने विषय बदलते हुए सुझाव दिया, मैं जानकारी एकत्र करने का प्रभारी रहूंगी। क्या आप सोने के पाउंड के उस ढेर को समेकित कर सकते हैं? नहीं, वह एडमिरल की शौक और अद्वितीय गुण है। फोस ने अपनी आंखें खुली रखी और सिगरेट वाले स्टील के डिब्बे को हिलाया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप एक सुंदर, संवेदनशील लेखक को समेकन, विश्लेषण और कटौती करने के लिए कैसे सहन कर सकते हैं? जियो ने अपनी अच्छी दोस्त पर एक नजर डाली क्योंकि उसने बिना किसी एहसास के अधिकार की भावना व्यक्त की। आपके स्टॉर्मिन माउंटेन विला में कटौती पर एक दिलचस्प पैराग्राफ है। फोस ने उसके कंधे पीछे खींचे और उसका सिर नीचे कर दिया।
उसने कॉफी टेबल की ओर देखते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि उस पैराग्राफ के लिए मैंने अपने कितने बाल उखाड़े, कितनी नींद बर्बाद की। उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और जियो डेरेचा की ओर देखा, फिर एक बार फिर अपना सिर नीचे किया और बड़बड़ाते हुए कहा, जीवन छोटा है, हमें बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है, हमें ऐसे अरुचिकर तुच्छ कार्यों पर अपना समय क्यों बर्बाद करना चाहिए। ये बहुत उचित है। जियो ने लगभग सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने एक मध्यस्थ के रूप में अपना अधिकार बनाए रखने के लिए कड़ा संघर्ष किया। तो क्या आपके पास इस समस्या को हल करने का कोई अन्य तरीका है? उसने अपनी आवाज दबा दी, जिससे उसकी बच्चों जैसी आवाज गहरी हो गई। फोर्स ने अचानक ऊपर देखने से पहले लगभग 20 सेकंड तक सोचा। हम एक पेशेवर को काम पर रख सकते हैं। आपके द्वारा रियर एडमिरल हरिकेन पर जानकारी एकत्र करने के बाद हम नाम मिटा देंगे और इसे एक उत्कृष्ट जासूस को सौंप देंगे, फिर उसे समेकन और कटौती करने के लिए कहेंगे। हमें बस एक शुल्क का भुगतान करना होगा। मैंने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? जियो का दिमाग खाली हो गया। फोर्स और जियो ने बिना कुछ कहे एक दूसरे की ओर देखा। जब माहौल अजीब हो गया तो उन्होंने अपना गला साफ किया। हम आपके सुझाव के अनुसार ऐसा करेंगे। ये कहने के बाद उसने तुरंत कहा, आप शुल्क का भुगतान करेंगे। होव स्ट्रीट डिविनेशन क्लब। शुभ दोपहर श्री मोरेटी। सुंदर रिसेप्शनिस्ट एंजेलिका ने आश्चर्य से क्लेन को देखा। आप शुक्रवार को कम ही आते हैं। लाल चिमनी वाले घर की खोज करने से थककर क्लेन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य कभी भी खुद को अनिश्चित काल तक नहीं दोहराता। ये हमेशा हमारे लिए कुछ आश्चर्य लेकर आता है। वो उस क्षेत्र में था और जिस गाड़ी को उसने किराए पर लिया था उसका समय समाप्त हो चुका था। इस प्रकार वह एक कप काली चाय और कुछ आराम के लिए आया। इसके अलावा ये नींव की अंतिम परत के रूप में काम करेगा। डिविनेशन क्लब में नए अनुभव के साथ वह तार्किक रूप से डन स्मिथ के आवेदन का उल्लेख करेगा। आपके शब्द हमेशा बहुत दार्शनिक होते हैं, एंजेलिका ने प्रशंसा की। क्लेन ने विचार विमर्श करने से पहले एक पल के लिए सोचा, मैं भविष्य में डिविनेशन क्लब में अक्सर नहीं आ पाऊंगा, इसलिए अब आपको दूसरों को मेरी अनुशंसा करने की आवश्यकता नहीं है। वह पहले ही अपनी औषधि पचा चुका था, इसलिए उसे एक नए लक्ष्य की ओर बढ़ना था। क्यों? एंजेलिका ने सदमे और उलझन में कहा, आप पहले ही क्लब में अपना नाम कमा चुके हैं। ज्यादातर लोग जानते हैं कि आपकी भविष्यवाणी बहुत सटीक और चमत्कारी है। वास्तव में हम आपको एक व्याख्याता के रूप में रविवार को आने पर विचार कर रहे थे। यदि मुझे प्रत्येक भविष्यवाणी के लिए 1 पाउंड का भुगतान किया जाता तो मैं ये करता रहता, चाहे मैं कितना भी थका हुआ क्यों न हो। इसके अलावा मुझे अभी भी लाल चिमनी वाले घरों की जांच करनी है और जितनी जल्दी हो सके अपराधी को ढूंढना है। क्लेन गर्मजोशी से मुस्कुराया। मैडम, मुझे रुकने के लिए मत मनाओ, ये नियति की व्यवस्था है। मैं डिविनेशन क्लब में आना पूरी तरह से बंद नहीं करूंगी, बस इतना है कि मेरी यात्राएं कम हो जाएंगी। मैं अभी भी समय पर सदस्यता शुल्क का भुगतान करूंगा। मैं इसके लिए वैसे भी प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकता हूं। मैं जगह की निगरानी के लिए कभी कभी नीचे आऊंगा। क्लेन ने अपने दिल में कहा, कितना अफसोसजनक है। मुझे उम्मीद है कि जब मैं खो जाऊंगी तो आप क्लब में होंगे। एंजेलिका ने आह भरी। उसे एहसास हुआ कि यह उतना आश्चर्यजनक नहीं था जितना उसने शुरुआती झटके बीत जाने के बाद सोचा था। शायद ऐसा चमत्कारी दृष्टा जो अभी भी भाग्य का सम्मान करता था, यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे टिंगन में एक क्लब द्वारा रोका जा सकता है। एंजेलिका मुस्कुराई जैसे कि कुछ सोच रही हो। उद्धरण चिन्ह। हाँ, क्लेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने क्लब में लगभग 20 मिनट बिताए। क्लब छोड़ने से पहले अपनी काली चाय खत्म करते हुए वह एक सार्वजनिक गाड़ी से वापस डेफोडिल स्ट्रीट गया। जब वह अंदर गया तो आदतन उसने मेलबॉक्स खोला और देखा कि कुछ देर पहले ही अंदर एक पत्र रखा हुआ था। देखा कि यह श्री अजिक का था। उद्धरण चिन्ह। मैं रविवार को मोस्ट टाउन जाऊंगा और बुधवार को लौटूंगा। दक्षता के सामान्य स्तर तक नाइटहॉक्स को केवल मंगलवार या बुधवार को जानकारी प्राप्त होगी। मैं इसे बना सकता हूं, ये सोचने के लिए कि श्री अजिक मेरे अनुरोध को याद रखेंगे। मुझे आशा है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से ऐसा न करने की याद होगी। उसके लिए एक आत्मा को बुलाना और कुछ डरावना करना ही काफी होगा। क्लेन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने अपनी आध्यात्मिकता छोड़ दी और घर्षण से पत्र को जला दिया। उसने अपने हाथ से आग की लिपटों को राख में बदल दिया और उन्हें धीरे धीरे जमीन पर गिरने दिया। अल्पविराम। शनिवार की दोपहर। क्लेन ने अपना काला विंडब्रेकर और टोपी पहन रखी थी। जब वह ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में धीरे धीरे चल रहा था तो उसके हाथ में उसकी छड़ी थी। रोजन का अभिवादन करने के बाद उसने विभाजन की ओर देखा और देखा कि कैप्टन का कार्यालय खुला था। वह जानबूझकर जोर से बोला, कल मैंने डिविनेशन क्लब में एक लड़की देखी जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती थी। वास्तव में? रोजन ने पूछा। उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। क्लेन ने बिना गंभीरता के सिर हिलाया। हाँ, दरअसल मुझे लगा कि वह तुम्हारी बहन है। मुझे आपको निराश करने के लिए खेद है, लेकिन मेरी कोई बहन नहीं है, यहाँ तक कि चचेरी बहन भी नहीं। रोजन हंसे। क्या तुम्हें उसका नाम याद है? नहीं, मैं उसका नाम क्यों याद रखूंगा? क्लेन मुस्कुराया। उसे देखना बिल्कुल तुम्हें देखने जैसा था। क्या मैं इसे प्रशंसा के रूप में ले सकता हूँ? रोजन एक बातूनी लड़की थी जिसे बातचीत शुरू करने के लिए कभी दूसरों की जरूरत नहीं पड़ी। उसने अपनी इच्छा से पूछा, क्लेन, मुझे लगता है कि आप डिविनेशन क्लब से काफी कमाई कर रहे हैं। एक सच्चे दृष्टा के रूप में आपकी क्षमताएं उन लोगों से कहीं अधिक हैं जो इसे एक शौक के रूप में लेते हैं। यदि आप इसका उल्लेख नहीं करते तो हम अभी भी अच्छे सहयोगी बने रहेंगे। क्लेन को खांसी हुई। एक दृष्टा को भाग्य का सम्मान करना होगा। हम असामान्य विशेषाधिकार मांगने के लिए भविष्यवाणी का उपयोग नहीं कर सकते। क्या आप एक दृष्टा के लिए अपनी स्वयं की कहावत का निष्कर्ष निकाल रहे हैं? रोजन ने जिज्ञासा से पूछा। हाँ, क्लेन ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद क्लेन ने रोजन को अलविदा कहा। उसने अपनी टोपी ली और विभाजन की ओर चल दिया। दस्तक दस्तक दस्तक। जैसे ही उसने खुले दरवाजे पर दस्तक दी, उसने डन स्मिथ की ओर देखा जो अपनी कॉफी पी रहा था। कृपया अंदर आएं। डन ने क्लेन की ओर देखा और तुरंत अपनी मुद्रा समायोजित की। क्लेन ने पिछले 2 दिनों में पहले ही कैप्टन की जांच कर ली थी। उन्होंने पुष्टि की कि डन स्मिथ ने अभिनय पद्धति का उल्लेख नहीं किया था क्योंकि वह इसे आजमा रहे थे। ये स्पष्ट था कि वह चर्च के उच्च पदस्थ लोगों से भी सावधान था। इस प्रकार उसने दरवाजा बंद कर दिया और डन के सामने बैठ गया। उन्होंने गंभीर लेकिन थोड़े उत्साहित भाव से कहा, कप्तान, मुझे विश्वास है कि मैंने दृष्टा औषधि को पूरी तरह से समझ लिया है। मैं एक विशेष आवेदन जमा करना चाहता हूँ।
जैसे ही उसने क्लेन की आंखों में देखा, डन ने एक गहरी सांस ली और पीछे झुक गया। फिर बोलते बोलते उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी। आप विश्वस्त हैं? उनके चेहरे के हाव भाव में मामूली बदलाव हुए। वह विशेष आवेदन के लिए अच्छी तरह से तैयार लग रहा था, लेकिन उसने इतनी जल्दी इसकी उम्मीद नहीं की थी। कैप्टन, आप राहत महसूस क्यों कर रहे हैं? क्लेन ने अपनी मुस्कान नहीं छिपाई और कहा, मुझे यकीन है कैप्टन, जब आप किसी औषधि में पूरी तरह महारत हासिल कर लेते हैं तो आप एक बहुत ही विशेष और जादुई अनुभूति महसूस करेंगे। आपके पास कोई नहीं होगा इसमें संदेह है कि आपने औषधि में पूरी तरह महारत हासिल कर ली है। विशेष जादुई एहसास। डन ने उन शब्दों को धीरे से बुदबुदाया और उसकी भौहें धीरे धीरे आपस में जुड़ गईं। कैप्टन औषधि को पूरी तरह से पचाए बिना 2 बार आगे बढ़ गया। बेशक अगर वह अभिनय पद्धति के बारे में नहीं जानते तो इसे पूरी तरह से पचाना मुश्किल होता। उसने इसे तोड़ने के लिए लंबे समय का उपयोग किया होगा और नियंत्रण खोने के जोखिम को कम करने के लिए अवचेतन रूप से अभिनय कर रहा था। बेचारा कप्तान। क्लेन ने चुपचाप डन स्मिथ की ओर देखा, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं बोला या कुछ नहीं कहा। डन को ध्यान से सोचने की अनुमति देना। लगभग 1 मिनट के बाद डन की गहरी आंखों में एक बार फिर क्लेन की आकृति प्रतिबिंबित हुई। उन्होंने ये कहने से पहले अपने शब्दों को तौला, शायद 1 और साल इंतजार करना बेहतर विकल्प होगा। कैप्टन का मतलब यह है कि 1 और साल इंतजार करने से ये कम ध्यान देने योग्य हो जाएगा। मैडम डेली ने मेरे लिए जो उदाहरण रखा उससे उच्च अधिकारी मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। अधिक से अधिक मुझे केवल अवलोकन के लिए एक सूची में रखा जाएगा। क्लेन ने सोचा और स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, सबसे पहले मैं अपना विशेष आवेदन भेजने के लिए अगले साल तक इंतजार करना चाहता था। आखिरकार बहुत सी चीजें हैं जिनकी मुझे आवश्यकता है मास्टर। उदाहरण के लिए मेरी युद्ध कला केवल शुरुआती स्तर पर है। लेकिन कैप्टन, क्या आपको नहीं लगता कि हमने पिछले 2 महीनों में बहुत सारे संयोगों का अनुभव किया है? हम अपहर्ताओं का पीछा कर रहे थे, तभी हमारी नजर सामने वाले कमरे में एंटीगोनस नोटबुक पर पड़ी। सीलबंद कलाकृतियों 2049 के शिपमेंट में देरी हुई, लेकिन रे बीबर ने टिंडन को नहीं छोड़ा और बंदरगाह पर शक्ति को बचाने की कोशिश की। मैं एक जन्मदिन भोज में शामिल होने गया था और हनास विंसेंट की घटना शुरू हो गई। मैं लाइब्रेरी में जांच करने गया और ऑरोरा ऑर्डर के एक सदस्य से मिला। मुझे नहीं पता कि इन संयोगों का क्या मतलब है, लेकिन मैं असुरक्षित महसूस करता हूँ, इसलिए मैं खुद को सर्वोत्तम संभव तरीके से बढ़ाना चाहता हूँ। क्लेन ने पर्दे के पीछे से छेड़छाड़ करने वाले के बारे में बात करने का अवसर जब्त कर लिया। ये कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने अपने कार्यक्रम में शामिल करने की योजना बनाई थी। अपनी विशिष्टता को उजागर किए बिना वह नाइटहॉक्स को विभिन्न कोनों से अधिक सुराग खोजने के लिए याद दिलाएंगे। उसने पहले जो कहा उससे अन्य नाइटहॉक्स केवल ये निष्कर्ष निकालेंगे कि क्लेन के पास एक समझदार दिमाग था और वह अपने विचारों को व्यवस्थित करने में अच्छा था। जैसे ही क्लेन ने लेकिन शब्द कहा, डन का शरीर आगे की ओर झुक गया। अंत में उसने अपनी उंगलियां अपने मुंह के सामने कर ली। उसने अपनी निगाहें स्थिर की और चुप रहा। ऐसा लग रहा था कि क्लेन ने क्या कहा था उसके बारे में सोच रहा था। थोड़ी देर के बाद डन ने अपना सिर उठाया और मधुर और गहरी आवाज में कहा, बहुत बोधगम्य। शायद वास्तव में अंधेरे में कुछ छिपा हुआ है। क्लेन के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने निर्देश दिया, आप विशेष आवेदन जमा कर सकते हैं। ठीक है। जवाब देते समय क्लेन ने अपने होठों का कोना ऊपर उठाया। वह मुस्कुराते हुए उठा और दरवाजे की ओर चल दिया। जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने एक परिचित अतिरिक्त टिप्पणी सुनी। रुको, डन ने पुकारा। उन्होंने अपने शब्दों को तौला और कहा, शब्दों के चयन पर ध्यान दें। चिंता मत करो कप्तान, मैं इस मामले को आपसे कहीं अधिक महत्व देता हूँ। क्लेन ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। सबसे पहले उसने सोचा कि डन प्रस्ताव देगा कि वे पवित्र कैथेड्रल से गुजरने से बचे और इसके बजाय गुप्त रूप से अनुक्रमार्क की ओर बढ़ें। फिर वे 3 साल बाद सामान्य प्रक्रिया से गुजर सकते थे। हालांकि जब उन्होंने इस पर विचार किया तो उन्हें एहसास हुआ कि यह असंभव था। भले ही यह एक विशेष आवेदन के माध्यम से था या एक सामान्य आवेदन के माध्यम से, जो व्यक्ति आगे बढ़ने वाला था उसे अभी भी पवित्र कैथेड्रल द्वारा जांच की जानी थी। अंतर केवल इतना था कि एक विधि अपेक्षाकृत सरल थी और दूसरी अधिक जटिल थी। यदि वह गुप्त रूप से अनुक्रमार्क बन गया होता तो यह पूरे टिंडन नाइटहॉक्स को परेशानी में डाल सकता था। ... चूंकि क्लेन ने अपने रहस्यवाद के पाठ को समाप्त कर लिया था, वह जल्दी में तहखाने में नहीं गया, बल्कि कैप्टन के कार्यालय से निकलने के बाद अगले दरवाजे पर क्लर्क के कार्यालय में चला गया। उन्हें ऑफिस में एक पुरुष और एक महिला बैठे मिले। पुरुष की उम्र 30 के आसपास थी और महिला की उम्र 20 के आसपास थी। वे 2 नए जोड़े गए सदस्य थे। जब क्लेन ने प्रवेश किया तो वे आश्चर्यचकित रह गए, फिर वे मुस्कुराए और अभिवादन में सिर हिलाया। वे उन बियॉन्डर से जिज्ञासु और आश्चर्यचकित थे जिनके साथ उन्होंने काम किया था। क्लेन ने उनके साथ बातचीत नहीं की, लेकिन एक खाली डेस्क पाया और विशेष एप्लीकेशन के लिए एक मसौदा लिखना शुरू कर दिया। चूंकि उनके दिमाग में पहले से ही एक मसौदा था, इसलिए उनके शुरुआती काम को पूरा करने में केवल 10 मिनट लगे। इसे कुछ बार पढ़ने और इसके कुछ हिस्सों में संशोधन करने के बाद वह एकरसन मॉडल 1346 टाइपराइटर के सामने बैठ गए और एक दस्तावेज पर अपना मसौदा टाइप करना शुरू कर दिया। कीबोर्ड की टैपिंग सुनकर दोनों नए क्लर्कों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ खड़े हो गए। वे कार्यालय छोड़कर रोजन से बातचीत करने के लिए रिसेप्शन हॉल में गए, जिससे क्लेन को कुछ गोपनीयता मिल गई। गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में बहुत सावधान और पूरी तरह से जागरूक। क्लेन ने उनकी सराहना करते हुए उनके घटते आंकड़ों पर नजर डाली। उन्होंने फिर से अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और टाइपराइटर पर टैप करना जारी रखा। जैसे ही वह अपना विशेष आवेदन पूरा करने जा रहा था, लियोनार्ड मिशेल शौचालय से बाहर आए। अपनी शर्ट के बटन लगाते समय उसने इधर उधर देखा। उसके बिखरे बालों में एक अनर्गल सौंदर्य था। आप कौन सी रिपोर्ट लिख रहे हैं? लियोनार्ड ने क्लर्क के कार्यालय के चारों ओर देखा और खुद को संतुलित करने के लिए अपने दाहिने पैर को पंजों के बल दरवाजे की चौखट के सामने झुका दिया और अपने हाथों को अपनी जेब में डाल लिया। उसकी हरी आंखों ने दिलचस्पी से क्लेन की जांच की। क्लेन ने अंतिम शब्द और अंतिम विराम चिन्ह टाइप किया। फिर उसने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया। विशेष अनुप्रयोग, विशेष आवेदन? लियोनार्ड ने हैरान होकर पूछा। क्लेन ने कागज उठाया और उसे तेजी से देखा। उन्होंने लापरवाही से समझाया, अनुक्रमार्क पर आगे बढ़ने के लिए एक विशेष एप्लीकेशन। खांसी, खांसी, खांसी। लियोनार्ड को अचानक जोर से खांसी आई। वह शांत हो गया और पूछा, आप पहले ही औषधि पचा चुके हैं? पचाना? भाई, आप काफी कुछ जानते हैं। क्लेन ने अपना विशेष आवेदन रखा और लियोनार्ड के सामने चला गया। उसने भौं उठाकर कहा, हाँ।
फिर उसने उसकी आंखों में देखा और हंसते हुए धीरे से कहा, मुझे याद है किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि कुछ लोग विशेष होते हैं जो ऐसे काम कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। जैसे कि मैं, जैसे कि तुम। लियोनार्ड के पास अचानक शब्द नहीं थे। वह केवल अपने खड़े होने की मुद्रा बदल सकता था और अपने हाथों को अपनी जेब से बाहर निकालकर उन्हें अपनी छाती के सामने रख सकता था। उसने अपना मुंह खोला और अंततः अपने शब्दों को व्यवस्थित किया। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत जोखिम भरा है? चूंकि वह बचाने के बारे में पहले से ही जानता था, वह निश्चित रूप से समझता है कि मेरी उन्नति से नियंत्रण खोने का कोई जोखिम नहीं है। क्या वह सच में उच्च पदस्थ लोगों के ध्यान की ओर इशारा कर रहा है? क्लेन ने सोचते हुए समझाया, लियोनार्ड, क्या आपको पहला काम याद है जिस पर हमने साथ काम किया था? हम केवल अपहरणकर्ताओं का पता लगा रहे थे, लेकिन हमें एहसास हुआ कि सामने वाले कमरे में एंटिगोनस परिवार की नोटबुक के बारे में सुराग थे। उसने वही दोहराया जो उसने डन को बताया था एक बार और। लियोनार्ड की अभिव्यक्ति भारी हो गई और उसने सहमति में थोड़ा सिर हिलाया। उसने खुद से बुदबुदाया और कहा, शायद मुझे जल्दी करनी होगी। जैसे ही उसने बात पूरी की, उसने अचानक क्लेन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, क्या आप अपना अनुभव हमारे साथ साझा नहीं करने जा रहे हैं? अनुभव, किसी औषधि को जल्दी से समझने और नियंत्रण खोने के जोखिम से बचने के लिए। यह आदमी निश्चित रूप से जल्दी से मुखौटा पहन सकता है। क्लेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं इसके लिए बहुत इच्छुक हूं। वह अपने नाइटहॉक टीम के साथियों को नियंत्रण खोने के जोखिम को कम करने के तरीके को याद दिलाने के लिए आज अवसर का लाभ उठाने की योजना बना रहा था। निस्संदेह अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा बनाए रखने के लिए वह इसे उतने सीधे तौर पर नहीं कह सकता था जितना उसने डन स्मिथ से कहा था। अधिक से अधिक वह इस विचार का स्पष्ट रूप से वर्णन कर सकता था, इस तरह से कि किसी को भी सचेत न किया जा सके जिसे ऊपर से नीचे भेजा गया था। तो फिर अभी करते हैं। लियोनार्ड ने अधीरता से क्लेन को नाइटहॉक्स के मनोरंजन कक्ष में खींच लिया। उसी समय रोयाले के अलावा जो चानिस गेट पर अपनी शिफ्ट ले रही थी, फ्राई, केनली और सीका ट्रॉन वहां ताश खेल रहे थे। हर कोई। लियोनार्ड ने आधे बंद दरवाजे पर दस्तक दी और ऐसे बोला जैसे वह एक कविता पढ़ रहा हो, मुझे अपने बगल वाले इस आदमी से मिलवाएं, मिस्टर क्लेन मोरेटी, जिसने 1.5 महीने में पूरी तरह से अपनी औषधि समझ ली है। ... यह आदमी बहुत नाटकीय है। क्लेन को अचानक अजीब महसूस हुआ। क्या यहाँ तक कि सीका ट्रॉन, लेखिका जो प्रसिद्ध नहीं थी और बमुश्किल कोई किताब बेचती थी, उसने अपना सिर तिरछा कर लिया जैसे कि वह अपनी सुनने की क्षमता का परीक्षण कर रही हो। लियोनार्ड, मजाक मत करो, तुम हमेशा चीजों को बड़ा चढ़ाकर कहते हो। केनली ने असहायता से अपने कार्ड छुपाए। फ्राई ने क्लेन की ओर देखते हुए अपने कार्ड पकड़ लिए। वह कुछ देर तक चुप रहा और बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने औषधि को पूरी तरह से समझ लिया है? हाँ। क्लेन उसकी चिंता को महसूस कर सकता था और उसने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। वहां एक स्पष्ट संकेत था। क्या सच में? केनली ने देर से प्रतिक्रिया देते हुए चिल्लाया और उठ खड़ा हुआ। लियोनार्ड ने हंसते हुए क्लेन के हाथ में मौजूद कागज की ओर इशारा करते हुए कहा, यह वह विशेष एप्लीकेशन है जिसे वह सौंपने जा रहा है। अनुक्रम 8 पर आगे बढ़ने के लिए यह विशेष एप्लीकेशन। आपने ऐसा कैसे किया? सीका ट्रॉन के पास कई सवाल थे, लेकिन गहरी सांस लेने के बाद उसने केवल वही सवाल उठाया जो उसे सबसे ज्यादा चिंतित करता था। वह आमतौर पर शांत और सुंदर थी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक जलता हुआ जुनून था जिसे दबाया नहीं जा सकता था। क्लेन को एक कुर्सी मिली और वह बैठ गया। उन्होंने अपनी आवाज धीमी की और उत्तर दिया, मुझे मिस्ट्री प्राइस की कहावत से प्रेरणा मिली। जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन कोई नुकसान मत पहुंचाओ। लियोनार्ड ने पूरक किया। हाँ, हमारी गोपनीय जानकारी के अनुसार इस कहावत का पालन करने से मिस्ट्री प्राइस को नियंत्रण खोने की कम संभावना मिलती है। क्लेन ने बताया कि उसने ओल्ड नील से क्या सीखा। उसके बाद मैडम डेली के उदाहरण ने मुझे प्रक्रिया की बेहतर समझ दी। स्पिरिट मीडियम डेली, केनली ने पुष्टि पाने की आशा से उत्तर में पूछा। हाँ, मैडम डेली ने पहले एक विशेष आवेदन सौंपा है। कॉप्स कलेक्टर से स्पिरिट मीडियम बनने के लिए उन्हें केवल 2 साल लगे। उन्होंने एक बार ओल्ड नील से कहा था कि वह एक वास्तविक स्पिरिट मीडियम बनना चाहती हैं। क्लेन ने विस्तार से बताया। डिविनेशन क्लब में मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ और जो फीडबैक मुझे मिला, उसके आधार पर मैंने धीरे धीरे अपने दृष्टा सिद्धांतों का निष्कर्ष निकाला। फिर मैंने इसका सख्ती से पालन किया और एक वास्तविक दृष्टा बनने की कोशिश की। जब मैंने ऐसा किया तो मुझे एहसास हुआ कि जिस गति से मैंने औषधि को ग्रहण किया वह तेज हो गई। जैसे ही उन्होंने क्लेन की बात सुनी, फ्राई, सीका और बाकी लोग गहरी सोच में पड़ गए। यहाँ तक कि लियोनार्ड ने भी सोचने का नाटक किया। मैं अपना विशेष आवेदन सौंपने जा रहा हूँ। क्लेन ने कागज अपने हाथ में लहराया। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझसे अकेले में पूछ लेना। ठीक है, फ्राई ने सिर हिलाते हुए ठंडे स्वर में उत्तर दिया। क्लेन ने मनोरंजन कक्ष छोड़ दिया और कैप्टन के कार्यालय का दरवाजा फिर से खटखटाया। वह डन के सामने बैठ गया, फिर एक कलम और स्याही पैड उठा लिया। उन्होंने हस्ताक्षर किए और अपने अंगूठे का निशान लगाया। कप्तान, यह मेरा विशेष आवेदन है। इसके बाद उन्होंने दोनों हाथों से पेपर डन की ओर बढ़ाया। डन ने इसे ध्यान से देखा और आवेदन नीचे रख दिया। मैं इसे यथाशीघ्र पवित्र कैथेड्रल को सौंप दूंगा। आपको जांच के लिए तैयार रहना चाहिए, शायद अगले सप्ताह या अगले सप्ताह। ठीक है। क्लेन ने गहरी सांस ली और गंभीरता से सिर हिलाया। वह खड़ा हुआ, कैप्टन के कार्यालय से बाहर निकला और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। प्रक्रिया के दौरान उसने उस आवेदन के बारे में सोचा जो उसने भेजा था। उसके दिमाग में एक विचार आया। मुझे आश्चर्य है कि यह किस प्रकार की परीक्षा होगी। खुद को इकट्ठा करने के बाद क्लेन बेसमेंट में चला गया और चानिस गेट तक चला गया। उसने गार्ड रूम का दरवाजा खटखटाया। अंदर रॉयल रीडन ने पहले से ही अपना निजी सामान पैक कर लिया था। जब उसने उस व्यक्ति को अपनी शिफ्ट संभालते हुए देखा तो उसने तुरंत अपने बाल ठीक किए और खड़ी हो गई। सिर हिलाकर एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद क्लेन ने अचानक कहा, मुझे अपनी औषधि को समझने में कुछ सफलता मिली है और मैंने फ्राई और बाकी लोगों के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं। आप उनसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। रॉयल, जो आमतौर पर ज्यादा अभिव्यक्ति नहीं करता था, ने थोड़ा आश्चर्य के साथ क्लेन को देखा। ठीक है, कहते हुए उसके होंठ थोड़ा कांपने लगे। महोदया, आशा करते हैं कि आप कुछ समय बाद भी अपना धैर्य बनाए रख सकेंगी। इस समय मनोरंजन कक्ष में पहले से ही चकित लोगों का एक समूह बैठा हुआ है। क्लेन हंसा और मेज के पीछे चला गया और कुशलतापूर्वक उस टिन के डिब्बे को बाहर निकाला जिसका उपयोग डन स्मिथ ने अपनी फर्मो कॉफी को स्टोर करने के लिए किया था। अपने लिए एक कप खुशबूदार कॉफी बनाने के बाद क्लेन बैठ गया और आराम करने लगा।
उसने बाहर एकांत गलियारे की ओर देखा और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से घूमने दिया। आशा करते हैं कि श्री यजिक का मिशन सफल हो और वह अपने पीछे कोई सुराग न छोड़े। खैर, अगर कोई सुराग है भी तो मैं उन पर ध्यान न देने का सिर्फ दिखावा कर सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि चाइनीज गेट के पीछे परिवर्तित सूर्य पवित्र प्रतीक कहाँ सील किया गया है। चूंकि इसमें कोई जीवित गुण नहीं है, इसलिए इसे केवल थोड़ी सी जगह की आवश्यकता है। इसके बारे में सोचे, मैं चाइनीज गेट के अंदर नहीं गया हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि यह अंदर से कैसा दिखता है। अलग अलग आकार की अजीब सीलबंद कलाकृतियों को सुरक्षित रखने और निगरानी बनाए रखने में सक्षम होने के लिए ये वास्तव में काफी खास होना चाहिए। उदाहरण के लिए सेंट सेलेना की राख। ... जब क्लेन ने अचानक कदमों की आहट सुनी तो उसके मन में कई विचार कौंध गए। उसने ध्यान केंद्रित किया और दरवाजे की ओर एक नजर डाली। उसने देखा कि ओ'नील अपना क्लासिक काला लबादा पहने, हाथों में काला कालीन लिए गलियारे में दिखाई दे रहा है। वह गार्ड रूम में गया और कुछ नहीं कहा, बल्कि क्लेन को अच्छी तरह से देखा। मिस्टर नील, क्या कुछ हुआ? क्लेन ने एक सूखी हंसी उड़ाई और अपनी सुगंधित कॉफी का एक घूंट लिया। ओ'नील ने उसे आकार दिया और आह भरी, ये सोचने के लिए कि आपको मिस्ट्री प्राइज और डेली की कहावत से प्रेरणा मिलेगी। मुझे देवी की स्तुति करनी है। मुझे आपकी शिक्षाओं के लिए भी धन्यवाद देना है। क्लेन ने पूरी गंभीरता से उत्तर दिया। ओ'नील ने एक कुर्सी पीछे खींची और बैठ गया। उसने थोड़ा उदास होकर कहा, कितना अच्छा होता अगर यह 20 साल पहले होता। क्लेन ने चुप्पी बनाए रखी, क्योंकि वह जानता था कि ओ'नील को उसकी उम्र और स्वास्थ्य के कारण और अधिक औषधि का सेवन करने की अनुमति नहीं थी, भले ही अभी जो उसके पास था उसे उसने पूरी तरह से पचा लिया था। ऐसी परिस्थितियों में उसने जो कुछ भी कहा उससे वह उत्तेजित हो गया। मेरा शुरुआती विचार मिस्ट्री प्राय की कहावत से जल्दी से अपनी औषधि पर नियंत्रण हासिल करने का था, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा था। दिल्ली की सफलता ने मुझे कुछ संकेत दिए, लेकिन मैं पहले ही 50 साल से अधिक का हो चुका था उस समय, और मैंने पहले ही अपने प्रयासों को छोड़ दिया था। मैंने अवचेतन रूप से सोचा था कि उसकी सफलता उसकी प्रतिभा का परिणाम थी, और एक औसत व्यक्ति उसकी उपलब्धियों का अनुकरण करने में सक्षम नहीं होगा। ओ'नील ने अपनी निराशा का वर्णन करते हुए अपनी कनपटी को रगड़ा। अपना सिर उठाने से पहले वह कुछ मिनट तक चुप रहा। उसने क्लेन की ओर देखा। यह निश्चित रूप से खेदजनक है कि अब जाकर मुझे समझ आया है कि इस उम्र में मैंने क्या खो दिया है। ओ'नील को अभिनय पद्धति की हल्की समझ होनी चाहिए थी। मेरे अनुभव साझा करने के बाद वह तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। क्लेन ने सांत्वना देते हुए कहा, इससे बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। चर्च मिस्ट्री प्राय के अनुरूप अनुक्रम 8 नहीं रखता है। शायद पवित्र कैथेड्रल के पास यह है। नहीं, अगर उनके पास यह है तो वे कम से कम हमें इसका नाम बताएंगे। ये भी संभव है कि भूमिगत बाजार में ये हो। ओ'नील ने बुदबुदाया। खड़े होते ही उसने अपना सिर हिलाया। उसने हंसते हुए कहा, कम से कम मैंने नियंत्रण नहीं खोया और मैं दशकों से स्वस्थ रूप से जी रहा हूँ। महिला की स्तुति करो। उसने अपनी छाती के सामने एक लाल चांद बनाया और थोड़ा उदास होकर गार्ड रूम से बाहर चला गया। वह अपना सामान्य चतुर रूप खो चुका था। क्लेन ने ओ'नील की पीठ की ओर देखा और अचानक एक लंबी आह भरी। वह इस बात से और भी अधिक हैरान था कि चर्च के उच्चाधिकारी कार्य पद्धति को क्यों छिपाएंगे। कुछ समय बाद क्लेन ने खुद को संभाला और अपना ध्यान नाइटहॉक्स की गोपनीय जानकारी पर केंद्रित किया। जब से उन्होंने सिल्वर शहर के युवाओं को टेरो क्लब में खींचा और उन्हें पता चला कि सिल्वर शहर अभी भी कई चीजों के लिए प्राचीन नामों का उपयोग करता है, उन्होंने इन क्षेत्रों में अपने ज्ञान को बढ़ाना आवश्यक समझा। कुछ देर बाद उसने कदमों की एक और आवाज सुनी। ये कदम धीमे और स्थिर थे। उसी समय काले विंडब्रेकर पहने हुए डन स्मिथ की एक छवि उसके दिमाग में कौंध गई। शेर औषधि को पूरी तरह से पचाने के बाद मेरी आध्यात्मिक इंद्रियां उन्नत हो गई हैं। क्लेन ने समझ में सिर हिलाया। कुछ सेकंड बाद उसने कैप्टन को देखा। तुम्हारे लिए एक पत्र। डन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अपनी कलाई को झटका दिया और पत्र को क्लेन की ओर उछाल दिया। क्लेन ने अपना हाथ उठाया और पत्र को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसका निर्णय हो या प्रतिक्रिया, वह चुप गया। पिताजी, पत्र फर्श पर गिर गया, जिससे क्लेन का दाहिना हाथ अजीब तरह से हवा में फैल गया। अचानक शांत माहौल में सबसे पहले उसका दाहिना हाथ सख्त हुआ, फिर उसने उसे वापस अपने सिर की ओर खींचा और अपने बालों को चिकना करने का नाटक किया। गैस लैंप की रोशनी पर्याप्त उज्ज्वल नहीं है, क्लेन ने लापरवाही से एक स्पष्ट बयान दिया। उसने अपनी पीठ झुकाए और सरसरी नजर डालते हुए पत्र उठाया। मिस्टर होनासिस, ये डेक्स्टर गुडेरियन का एक पत्र है। उन्होंने समझ में सिर हिलाया और एक पत्र खोलने वाला निकालने के लिए दराज खोली। नाइटहॉक्स के नियमों के अनुसार यदि कोई स्पष्ट और सही प्राप्तकर्ता होता तो रोजन और बाकी क्लर्क सीधे उस व्यक्ति को पत्र देते थे जिसे पत्र संबोधित किया गया था। यदि प्राप्तकर्ता गुमनाम या अज्ञात नाम था तो इसे डन को सौंप दिया जाएगा। फिर वह आसपास पूछ सकता है या निर्णय ले सकता है। क्लेन ने ध्यान से पत्र खोला और उसमें से कागज का टुकड़ा बाहर निकाला। उसने जल्दी से कागज का टुकड़ा खोला और उसे पढ़ने लगा। उसे एहसास हुआ कि शरण चिकित्सक डेक्स्टर आज दोपहर 2 बजे एक जरूरी बैठक के लिए कह रहा था। क्या उसने टेलीपैथिस्ट सूत्र प्राप्त कर लिया है या ये किसी और चीज के संबंध में है? क्लेन ने पत्र अपने हाथ में उठाया और डन की ओर देखा। कैप्टन, मेरा मुखबिर मनोविज्ञान एल्केमिस्ट में से एक दोपहर 2 बजे मुझसे मिलना चाहता है। क्या उसने कुछ और कहा? डन ने पूछा, मानो वह यही उम्मीद कर रहा हो। नहीं, क्लेन ने अपना सिर हिलाया। डन ने एक पल के लिए सोचा, फिर भारी आवाज में कहा, कुछ समय के लिए लियोनार्ड को चाइनीज गेट पर नजर रखने के लिए बुलाओ। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और कहीं छिप जाऊंगा। मिलने के लिए ये जरूरी अनुरोध कभी कभी एक जाल हो सकते हैं। मैंने ऐसी ही कई घटनाओं के बारे में सुना है। इसके अलावा अगर यह कुछ महत्वपूर्ण है तो हम तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। कैप्टन, आप निश्चित रूप से अनुभवी हैं। जब भी हमें कोई गंभीर काम करना होता है तो आप सबसे भरोसेमंद, बिना याददाश्त की समस्या वाले कैप्टन होते हैं। क्लेन ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, अल्पविराम, दोपहर 2 बजे, जॉटलैंड स्ट्रीट शूटिंग क्लब की छोटी शूटिंग रेंज 9 के अंदर। क्लेन ने उस लक्ष्य को देखा जो गोलियों के छेद से ढका हुआ था, फिर उसकी नजर असहज डॉक्टर डेक्स्टर गुडेरियन पर पड़ी। क्या हुआ कि आप हाउंड पब में भाड़े के सैनिकों को इतनी हड़बड़ाहट में ढूंढने लगे? ऐसा करने से ही हाउंड पब का बॉस राइट क्लेन द्वारा स्वयं इसे प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने के बजाय तुरंत ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी को पत्र सौंप देगा। डेक्स्टर ने क्लेन की अभिव्यक्ति और शारीरिक भाषा को देखा, फिर धीरे से जवाब दिया, मुझे हाल ही में हुड यूजेन थोड़ा असामान्य लगा।
खुद यूजेन मानसिक आश्रय स्थल का वह मरीज था जिसने डेक्स्टर को मनोविज्ञान कीमियागरों में शामिल कर लिया था। उसने किस प्रकार की असामान्यताएं प्रदर्शित की हैं? क्लेन ने अपनी व्यावसायिकता प्रदर्शित करते हुए दबाव डाला। डेक्स्टर ने राहत की सांस ली, मानो उसे सहारा का कोई खंभा मिल गया हो। उन्होंने अपनी बात पर विचार करते हुए कहा, लगता है वह सचमुच पागल हो गया है। सचमुच पागल हो गया है? क्लेन ने चौंकते हुए पूछा। क्या हुड यूजेन ने अपनी बीमारी का बहाना नहीं बनाया और अपनी मानसिक क्षमताओं को प्रशिक्षित करने के लिए रोगियों को प्रभावित करने का प्रयास करने के लिए मानसिक आश्रय में घुसपैठ नहीं की? वह सचमुच बीमार हो गया था, असली पागलपन। मुझे ऐसा लगता है। उद्धरण चिन्ह। डेक्स्टर उत्सुकता से इधर उधर घूमता रहा। मैं अतीत में उसके साथ सामान्य बातचीत कर सकता था और अपनी बियॉन्ड शक्तियों का सही ढंग से उपयोग करने के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसकी विचार प्रक्रियाएं और उसकी स्थिति वास्तव में अजीब हो गई है। मैं मुश्किल से उसके साथ संवाद कर सकता हूँ। वह मेरे अन्य मरीजों की तरह ही था। हालांकि भले ही मैं टेलीपैथिस्ट फॉर्मूला प्राप्त करने में कामयाब रहा हूं, लेकिन मैं ये निर्धारित नहीं कर सकता कि यह असली है या नकली। मुझे डर है कि इसमें कुछ अनियंत्रित परिवर्तन हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बात नहीं, एक दृष्टा के रूप में, एक दृष्टा जिसके पास भूरे कोहरे के ऊपर रहस्यमयी दुनिया है, मैं ये निर्धारित करने में सक्षम होऊंगा कि यह असली है या नकली। क्लेन ने अपनी भौहें सिकोड़ने और पूछने से पहले राहत की सांस ली। क्या वह किसी के संपर्क में आया था इससे पहले कि वह असामान्य हो जाए? केवल मरीज। हालांकि इसकी गारंटी नहीं दे सकता। मैं पूरे दिन अस्पताल में नहीं हूँ। मुझे आराम करने के लिए भी समय चाहिए, डेक्स्टर ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। क्लेन ने सिर हिलाया, जैसे कि यह कोई मामूली बात हो। चिंता मत करो, मैं गुप्त रूप से तुम्हारी रक्षा के लिए किसी को भेजूंगा। तुम्हें जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए कि हुड यूजेन किसके संपर्क में आया है। साथ ही तुम्हें सावधान रहना होगा, हो सकता है कि वह तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो। तुम्हें ऐसा करना चाहिए। साइकोलॉजिकल केमिस्ट के सदस्यों को भी इसकी सूचना दें और देखें कि आपके संगठन के उच्च अधिकारी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है। एक दर्शक की शांति को पुनः प्राप्त करते हुए डेक्स्टर ने अपना सुनहरा चश्मा ऊपर उठाया। फिर उसने अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला और क्लेन को दे दिया। ये टेलीपैथिस्ट औषधि का सूत्र है, लेकिन मैं इसकी प्रामाणिकता की गारंटी नहीं दे सकता। हम इसका सत्यापन करेंगे। जवाब में क्लेन मुस्कुराया। उसने वही कागज का टुकड़ा खोलकर देखा। मुख्य सामग्री: एक परिपक्व रेनबो सैलामेंडर की पूरी पिट्यूटरी ग्रंथि, एक फॉसमैन खरगोश से 10 मिलीलीटर रीढ़ की हड्डी का तरल पदार्थ। पूरक सामग्री: चेस्टनट स्पोर 5 ग्राम, ड्रैगन टूथ ग्रास पाउडर 8 ग्राम, शुद्ध सफेद एल्फ फूल की 3 पंखुड़ियां, शुद्ध पानी 100 मिली। बहुत बढ़िया, क्लेन ने प्रशंसा की। उसने कागज के टुकड़े को मोड़ा और अपने टैक्सीडो की भीतरी जेब में भर लिया। कुछ और शब्दों का आदान प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि डेक्स्टर जो आवाजें सुन रहा था वह कम हो रही हैं, क्लेन ने उसे अलविदा कहा। वह सावधानी से नाइटहॉक्स के लिए आरक्षित शूटिंग रेंज की ओर बढ़ा। डंस में थंडर इंतजार कर रहा था। कैप्टन, मुखबिर ने मुझे औषधि के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए धन्यवाद देने के लिए टेलीपैथिस्ट फॉर्मूला दिया, लेकिन वह औषधि की प्रामाणिकता निर्धारित नहीं कर सका। क्लेन ने कठोर भाव के साथ कागज का टुकड़ा डन को थमाया। इसके अलावा उसने कुछ और भी बताया। हुड यूजेन के बारे में चिंताओं को सुनते समय डन ने सूत्र पढ़ा। इसके बाद उन्होंने सिर हिलाया। मैं तुरंत मानसिक शरण को निगरानी में रखने के लिए जनशक्ति नियुक्त करूंगा। जब इन मामलों की बात आती है तो आपके पास पेशेवर प्रशिक्षण नहीं होता है और इसमें भाग लेने के लिए नहीं। वापस जाओ और चाइनीज गेट की रक्षा करो। ऐसा कहने के साथ उन्होंने क्लेन की आंखों में गहराई से देखा और कहा, यदि हम इस सूत्र को ध्यान में रखते हैं तो आपको और अधिक मेधावी उपलब्धियां अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप सीधे क्लाउन पोषण प्राप्त कर सकते हैं। और मैं क्लाउन के फॉर्मूले के लिए दोगुना भुगतान कर रहा हूं। और यह सब इसलिए क्योंकि मैं मूल रूप से अपने उसी काम के लिए दोगुना पुरस्कार पाना चाहता था। इसे भूल जाओ, मेरे पास ये बताने का अवसर नहीं है कि मेरे पास पहले से ही क्लाउन औषधि का फॉर्मूला है। क्लेन ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, उम्मीद है कि मैं परीक्षा आसानी से पास कर सकूंगा। वह चाइनीज गेट की सुरक्षा जारी रखने के डन के फैसले से बहुत खुश थे। उनमें न केवल निगरानी और जांच करने की पेशेवर क्षमता का अभाव था, बल्कि उनकी हाथ से की जाने वाली लड़ाई भी संतोषजनक नहीं थी। निशानेबाजी के मामले में वह आम पुलिस वालों की तुलना में सभ्य माने जाते थे। हालांकि उनके सभी साथी बियर्डर्स थे जिनकी शारीरिक विशेषताओं में सुधार हुआ है। भले ही वे सभी निशानेबाज स्तर के नहीं थे, फिर भी वे बहुत करीब थे। जहां तक आमने सामने की लड़ाई का सवाल है, क्लेन महज एक नौसिखिया था। यहां तक कि एक स्लंबर चार्म, एक रिपोज चार्म और एक ड्रीम चार्म के साथ उन्हें अभी भी एक सपोर्ट क्लास बियॉन्डर माना जाता था। उसके लिए आम लोगों से निपटना आसान होगा, लेकिन अगर उसका सामना युद्ध में माहिर किसी बियॉन्डर से हो जाए तो वह खतरे में पड़ जाएगा। जब तक मैं अनुक्रम 8 तक आगे नहीं बढ़ जाता, तकनीक आधारित लड़ाइयों में कुशल नहीं हो जाता और कुछ मंत्रों में महारत हासिल नहीं कर लेता, मैं केवल सामान्य अलौकिक मिशनों को अपने दम पर पूरा कर सकता हूं। अगर मैं सफलतापूर्वक सीलबंद आर्टिफैक्ट 300782 की शक्ति चुरा लूं और फ्लेरिंग सन चार्म्स बनाऊं, तो यह और भी बेहतर होगा। मेरे लिए एक दलित व्यक्ति की स्थिति से जीतना असंभव नहीं होगा। क्लेन ने आशापूर्वक सोचा और वह धीरे धीरे ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में वापस चला गया। अगली सुबह जब उन्होंने अपनी शिफ्ट खत्म की और चाइनीज गेट से बाहर निकले, तब भी नाइटहॉक्स को हुड यूजेन की निगरानी से कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली थी। अभी के लिए उन्हें अपने मुखबिर की आंतरिक जांच पर अपनी उम्मीदें लगानी थी। जब वह घर लौटा तो क्लेन ने चुपचाप नाश्ता किया और दोपहर तक सोने के लिए अपने शयनकक्ष में लेट गया। वह स्वाभाविक रूप से उठा, नहाया और खाना पकाने की गंध का पता लगाते हुए पहली मंजिल पर चला गया। मेलिसा दोपहर का भोजन तैयार कर रही है। क्लेन ने बेंसन की ओर देखा जो लिविंग रूम में अखबार पढ़ रहा था। बेंसन ने अखबार नीचे किया और कहा, हाँ, आज उसके यहाँ एक मेहमान आया है। मैं चाहता था कि जब मैं दोपहर का खाना बनाऊं तो वह अपने मेहमान से बातें करे, लेकिन उसे मेरे खाना पकाने पर भरोसा नहीं हुआ और वह मेहमान को रसोई में ले गई। कितना असभ्य है। बेंसन, वास्तव में आप तुरंत यह महसूस करने में कामयाब रहे कि मेलिसा को आपके पाक कौशल से नफरत है। क्लेन ने हंसने की अपनी इच्छा को रोक लिया और सिंगल सीट वाले सोफे की ओर चल दिया और पूछा, मेलिसा की मेहमान? हाँ, आपको उसे जानना चाहिए। एलिजाबेथ, हम उससे सेलेना के रात्रि भोज में मिले थे। बेंसन पीछे की ओर झुक गए और आराम से अपना अखबार पढ़ते रहे। ये केवल रात्रि भोज में ही नहीं था, वह सचमुच मिलने आई थी। क्लेन आश्चर्यचकित भाव से रसोई की ओर देखने लगा।
तभी मेलिसा कुछ प्लेटें लेकर बाहर चली गई और एलिजाबेथ भी एप्रन पहने हुए उसके पीछे पीछे चली गई। क्लेन, तुम पहले ही उठ चुके हो, मैं बस तुम्हें जगाने की योजना बना रहा था। मेलिसा ने खुशी से प्लेटें डाइनिंग टेबल पर रख दी और कहा, यह एलिजाबेथ है, आप उसे जानते हैं। हेलो क्लेन। एलिजाबेथ का स्वागत करते समय उसके मनमोहक चेहरे पर एक शानदार मुस्कान चमक उठी। क्लेन ने धीरे और विनम्रता से उत्तर दिया। उनके अभिवादन के बाद मेलिसा ने पलकें झपकाई और गंभीरता से बोली, एलिजाबेथ बाद में हमारे साथ फैमिली सर्वेंट असिस्टेंट्स एसोसिएशन में आएगी। वे घर पर कुछ नौकरानियों को काम पर रखते हैं, इसलिए उसे इसमें अनुभव है। उसकी राय मददगार हो सकती है। दरअसल हमने नौकरानी चुनने के लिए शर्तें पहले ही तैयार कर ली गई हैं। इसे सुने और देखें कि क्या इसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता है। मेलिसा ने अपने एप्रन पर हाथ पोंछा और अपने घरेलू कपड़ों की जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला। उसने इसे खोला और इसे जोर से पढ़ा। 1. स्वस्थ। 2. मेहनती और जिम्मेदार। 3. खाना पकाने में अच्छा। 4. शांत, उपद्रवी नहीं। 5. साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि। 6. सामान्य दिखता है। ... उसने आवश्यकताओं को एक एक करके पढ़ा जबकि क्लेन और बेंसन खाली नजरों से देखते रहे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नौकरानी को काम पर रखना इतना परेशानी भरा होगा। मेलिसा, क्या आप नौकरानी रखने के विचार के खिलाफ नहीं थी? क्लेन ने अवचेतन रूप से पूछा कि उसकी बहन कब रुकी। मेलिसा ने अपने होंठ भींचे और गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, मैं इसके खिलाफ था, लेकिन चूंकि मेरा विरोध व्यर्थ था, मैंने सोचा कि हमें ये काम ठीक से करना चाहिए। इसे अच्छी तरह से करने में सक्षम होने के लिए हमें अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए। क्या आपके पास ऐसा कुछ है जो आप कर सके? क्या आप जोड़ना चाहेंगे? नहीं, क्लेन और बेंसन ने एक स्वर में अपना सिर हिलाया, जिससे एलिजाबेथ हंसने लगी। दोपहर के भोजन के बाद वे चारों एक सार्वजनिक गाड़ी से शैंपेन स्ट्रीट पर टिंडन फैमिली सर्वेंट असिस्टेंट्स एसोसिएशन के लिए रवाना हुए। ये घरेलू सहायता फर्मों के समान था जिसके बारे में क्लेन को अपने पिछले जीवन से पता था, लेकिन ये कुछ शतक दान की तरह भी था। उन्होंने विभिन्न नौकरानियों की व्यक्तिगत जानकारी और नौकरी की आवश्यकताओं को दर्ज किया ताकि ग्राहक नौकरानियों के रोजगार की संभावनाओं को अधिकतम करते हुए अपना चयन अधिक आसानी से कर सके। संगठन की फंडिंग का कुछ हिस्सा चैरिटी संगठनों से आया और कुछ नियोक्ताओं द्वारा प्रदान किए गए भुगतान के 1% से आया। एसोसिएशन में प्रवेश करने पर क्लेन और कंपनी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। हल्के पीले रंग की झालरदार पोशाक पहने एक युवा महिला उन्हें कुछ सोफों तक ले गई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? बेंसन, जिसे उसके भाई और बहन ने आगे बढ़ाया, ने कहा, हमें एक नौकरानी रखने की जरूरत है। क्या आपकी कोई आवश्यकता है? युवती ने घड़ी की कल की तरह पूछा। बेंसन ने अपने भाई बहनों की अपने पाक कौशल में विश्वास की कमी को याद करते हुए ईमानदारी से कहा, खाना पकाने में अच्छा। खाना पकाने में अच्छा। युवती ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सच कहूं तो नौकरानियों में कोई भी उत्कृष्ट रसोइया नहीं है। इसके बजाय एक रसोइया क्यों न रख ले? यदि आपको एक महिला रसोइया की जरूरत है तो हमारे संघ में उनकी काफी संख्या है। नौकरानियों में खाना बनाने में अच्छा कोई नहीं है। मेलिसा मदद नहीं कर सकी, लेकिन कटौती कर दी क्योंकि उसकी प्रारंभिक योजना विफल हो गई थी। युवती ने सिर हिलाया और सकारात्मक उत्तर दिया, नौकरानियां या तो निम्न वर्ग के मजदूरों की बेटियां हैं या गांवों की लड़कियां हैं। उनके पास पाक कला कौशल सीखने के बहुत कम अवसर हैं। एसोसिएशन द्वारा प्रदान किए गए सरल प्रशिक्षण के बाद भी हम अधिकतम गारंटी दे सकते हैं कि उनका खाना लोगों को बीमार नहीं करेगा। मेलिसा चुप हो गई। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि स्थितियों का उसकी योजनाओं से आगे निकलने का क्या मतलब है। ये खेदजनक है। बेंसन ने सोचा। अपने शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करते हुए उन्होंने कहा, शायद हम अपनी आवश्यकता में एक नौकरानी को संशोधित कर सकते हैं जो खाना बनाना सीखने के लिए इच्छुक और सक्षम हो। इतना खराब भी नहीं। बेंसन तेज तर्रार है। मुझे हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लेन आराम से अपनी छड़ी और टोपी पकड़कर किनारे बैठ गया। कोई बात नहीं। खाना पकाने के प्रशिक्षण के दौरान हमने उन लड़कियों पर ध्यान दिया जिनका प्रदर्शन उत्कृष्ट था। युवा महिला ने पेशेवर मुस्कान के साथ उत्तर दिया। कोई अन्य आवश्यकताएं? हाँ। बेंसन को मेलिसा की नजर की जलन महसूस हुई। उसने अपनी लार निगल ली और अपनी जेब से कागज का टुकड़ा निकाला। फिर उसने एक एक करके आइटम पढ़े। युवती चुपचाप सुनती रही और काफी देर बाद ही जवाब दिया। मैं पहले रिकॉर्ड की जांच करूंगा और कुछ नौकरानियों की सिफारिश करूंगा जो मानदंडों पर फिट बैठती हैं। आपको तुरंत निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। आप उनमें से 2 से 4 चुन सकते हैं। फिर मैं आपके लिए एक बार खाना बनाने के लिए उनमें से प्रत्येक को लाऊंगा। आप तय कर सकते हैं कि किसे नियुक्त करना है। बेशक आपको एसोसिएशन को कुछ अतिरिक्त शुल्क देना होगा और आपको अपनी सामग्री भी तैयार करनी होगी। ठीक है। बेंसन ने कागज मोड़ा और विनम्रता से सिर हिलाया। युवती खड़ी हुई और दफ्तर की ओर चली, लेकिन 2 कदम चलने के बाद वह मुड़ गई। वह मुस्कुराई और बोली, क्या आप मुझे वह पेपर दे सकते हैं? मुझे चिंता है कि मैं आपकी कुछ जरूरतें भूल जाऊंगी। कोई बात नहीं। जब बेंसन ने उत्तर दिया तो उसने हंसने की अपनी इच्छा को रोक लिया। थोड़ी देर बाद हल्के पीले रंग की पोशाक में एक युवा महिला दस्तावेजों का ढेर लेकर बाहर आए और उन्हें बेंसन को दे दिया। जानकारी में प्रत्येक नौकरानी का वास्तविक नाम, जन्मतिथि, पारिवारिक स्थिति, चेहरे का विवरण, स्वास्थ्य स्थिति, पिछला अनुभव, संबंधित लक्षण, अपेक्षित वेतन और अन्य जानकारी थी। जब बेंसन और मेलिसा जानकारी पढ़ रहे थे तो अवसर का लाभ उठाते हुए एलिजाबेथ क्लेन के करीब आए और धीरे से पूछा, क्या आपकी कोई आवश्यकता नहीं है? हाँ, लेकिन ये जानकारी पर्याप्त विशिष्ट नहीं है। क्लेन ने लापरवाही से उत्तर दिया। एलिजाबेथ की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। आप कैसे चुनेंगे? क्लेन मुस्कुराया और अपनी बाईं आस्तीन में छिपे पेंडुलम की ओर इशारा किया। मैं प्रत्येक उम्मीदवार के बारे में एक संबंधित बयान लिखकर और उन्हें एक के बाद एक हटाकर हमारी नौकरानी बनने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति की कल्पना करूंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एलिजाबेथ स्तब्ध रह गई और लगभग 20 सेकंड के बाद खाली सिर हिलाया। सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका। मैं पूरी तरह से भूल गया कि आप। उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया क्योंकि मेलिसा, जिसके पास तीव्र इंद्रियां थीं, ने देखा कि वे फुसफुसा रहे थे और उसने पलट कर देखा था। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त और अपने भाई की ओर देखा, फिर उसके चेहरे पर गहरी सोच की अभिव्यक्ति दिखाई दी। अरे बहन, गलत मत समझो, हम बस सामान्य रूप से बात कर रहे हैं। क्लेन ने खांसते हुए कुछ जानकारी उठाई और लापरवाही से उन्हें पढ़ा। बहुत जल्द उन्होंने 3 उम्मीदवारों को चुना। वे प्रति सप्ताह 4 सोली 8 पेंस से 5 सोली 2 पेंस तक मांग रहे थे।
बेंसन ने नौकरानियों के वेतन को लेकर कोई मोलभाव नहीं किया, बल्कि इसके बजाय एसोसिएशन को भुगतान करने के लिए आवश्यक प्रतिशत पर चर्चा की। कुछ दोस्ताना सौदेबाजी के बाद उसने नौकरानी के 2 सप्ताह के वेतन से लेकर 1 सप्ताह के वेतन तक की कीमत पर सफलतापूर्वक बातचीत की। हालांकि खाना पकाने का प्रयास करने के लिए नौकरानियों को लाने के लिए उन्हें 1 सोली का परिवहन शुल्क देना पड़ा। उसके बाद एलिजाबेथ ने तीनों को विदाई दी और चली गई, जबकि भाई बहन एक सार्वजनिक गाड़ी से डेफोडिल स्ट्रीट वापस चले गए। वापस जाते समय मेलिसा की निगाहों से क्लेन असहज हो रहा था। जब वह घर पहुंचा तो सीधे दूसरी मंजिल पर गया। क्लेन मेलिसा ने पूरी तरह विचार करने के बाद गंभीर स्वर में उसे बुलाया। उसने कहा, यदि आप एलिजाबेथ के साथ सगाई करना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। उसके पिता एक आयात व्यापारी हैं और उसकी माँ एक व्यापारी की बेटी है। रुको, सगाई हो गई? कब की बात है ये? क्लेन ने असमंजस में अपनी बहन की ओर देखा। उसकी चिंता कितनी दूरगामी है। नहीं, हम नहीं हैं। ... उद्धरण चिन्ह। बेंसन के मुस्कुराने से पहले क्लेन के पास जवाब देने का मौका नहीं था। हालांकि एलिजाबेथ वास्तव में थोड़ी छोटी है और उसका परिवार हमारे परिवार से कहीं अधिक उत्कृष्ट है। मैं आप दोनों को एक दूसरे के लिए काफी उपयुक्त मानता हूँ, लेकिन आपको कुछ और वर्षों तक इंतजार करना पड़ सकता है। वह अभी भी एक पब्लिक स्कूल में पढ़ रही है और विश्वविद्यालय में प्रवेश करना चाहता है। शादी के बारे में केवल 6 से 7 साल बाद ही विचार किया जाना चाहिए। बेशक आप उससे पहले ही सगाई कर सकते हैं। ... क्या आप लोग इतना आगे की नहीं सोच सकते? क्लेन ने गहरी सांस ली। मुझे एलिजाबेथ पसंद नहीं है, या अधिक सटीक रूप से कहें तो मुझे ऐसी लड़की पसंद नहीं है जो मुझसे बहुत ज्यादा छोटी हो। मैं ऐसी लड़कियों को पसंद करता हूं जो अधिक परिपक्व हो। सच कहूं तो मैं उचित उम्र के अंतर के भीतर किसी को भी स्वीकार कर सकता हूं, अभी नहीं। उसने अंदर ही अंदर झुंझलाते हुए कहा। आपको ऐसी लड़कियां पसंद हैं जो अधिक परिपक्व हो? मेलिसा ने अपनी भौहें बुन ली। तो फिर तुम्हें जल्दी से अपनी शादी का मसला सुलझा लेना चाहिए। क्लेन अपनी बहन की तर्क में छलांग को समझ नहीं सका। उसने असमंजस में पूछा, क्यों? मेलिसा ने गंभीरता से समझाया, जब आप अपनी शादी के लिए बचत करना समाप्त कर लेंगे तो आप लगभग 25 वर्ष के होंगे। जो लड़कियां आपसे अधिक परिपक्व हैं उनकी या तो शादी कर दी जाएगी या जब वे उस उम्र तक पहुंच जाएंगी तो सगाई कर दी जाएगी। क्या आप एक विधवा का पीछा करना चाहते हैं? क्या? क्लेन ने मन ही मन मंदारिन में सोचा और उसके चेहरे पर खाली भाव थे। बेंसन ने मुस्कुराते हुए अपनी बहन को मना किया, मेलिसा तुम नहीं समझी। इस दिन और युग में 30 के दशक की महिलाओं को देखना दुर्लभ नहीं है जिन्होंने मध्यम वर्ग में शादी नहीं की है या सगाई नहीं की है। वे ज्यादातर अनुयायी हैं देवी, और सभी में अपना भरण पोषण करने की क्षमता होती है। वे ऐसी शादी में फंसने के बजाय अकेले रहना पसंद करेंगे जिससे वे संतुष्ट नहीं है। हाँ, मैंने फैमिली पत्रिका में यही पढ़ा है। क्या ऐसा है? मेलिसा आखिर 16 साल की लड़की थी। उसे इस तरह के मामलों के बारे में बहुत अच्छी समझ नहीं थी। अपने भाई बहनों को बातचीत से उत्तेजित होते देख क्लेन ने खांसते हुए कहा, परिपक्व से मेरा मतलब उनकी मानसिक स्थिति है। उन्हें मुझसे बड़े होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जिस व्यक्ति को उनकी शादी के बारे में चिंतित होना चाहिए वह है बेंसन। मुझे माफ कर दो भाई, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। उसने मन ही मन माफी मांगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मेलिसा एक पल के लिए ठिठक गई, फिर जोर से सिर हिलाया। ये सही है। बेंसन मध्यम वर्ग की वैवाहिक समस्याओं के बारे में विस्तार से बताने ही वाले थे कि वह अचानक कांप उठे। उसने अपनी बहन की ओर देखा जो उसे घूर रही थी और कहा, मैं अब अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हूँ। मुझे अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाना है। मैं अपनी पसंदीदा लड़की का पीछा करने के बारे में तभी आश्वस्त हो पाऊंगा जब मुझे कोई ऐसी नौकरी मिल जाएगी जिससे मैं संतुष्ट हूं और मेरे पास उचित मात्रा में बचत होगी। तभी मैं उसे अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा। क्लेन और मेलिसा ठिठक गए, फिर एक स्वर में पूछा, क्या आपके पास एक लड़की है जिसे आप पसंद करते हैं? बेंसन, जिसने केवल लापरवाही भरा उत्तर दिया था, हैरान रह गया। उसने झट से सिर हिलाया। नहीं, मैं तो केवल एक उदाहरण दे रहा था। ... बैकलैंड हिल्स्टन बरो के एक अंधेरे उदास घर में सफेद बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी हाथ में गहरे रंग का पाइप लिए बिना जली चिमनी के सामने एक रॉकिंग कुर्सी पर चुपचाप बैठा था। उसने सोफे पर बैठे मेहमान की ओर देखा। इस इमारत का मालिक इसेंगार्ड स्टैंटन था, जो उल्लेखनीय प्रसिद्धि वाला एक निजी जासूस था। लेकिन उन्होंने कोई कार्यालय स्थापित नहीं किया, केवल अपनी सहायता के लिए सहायकों को नियुक्त किया। सफेद शर्ट और काली बनियान पहने हुए इसेंगार्ड ने पाइप को अपने होठों के पास लाया और धीरे धीरे सांस छोड़ने से पहले नशे की हालत में सांस ली। 30 मिनट के परामर्श का शुल्क 1 पाउंड है। यदि मैं आप होता तो मैं निश्चित रूप से 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। उनके सामने वाले सोफे पर 2 महिलाएं फोस वॉल और जियो डेरेचा थीं। उन्हें रियर एडमिरल तूफान किलांगोस से संबंधित सामग्री मिली थी और वे इस जासूस से अपने लक्ष्य की आदतों और कार्यों को मजबूत करने के लिए कहना चाहते थे। निस्संदेह उन्होंने किलांगोस का नाम हटा दिया था और अलौकिक घटनाओं के संबंध में विवरण बदल दिया था। जियो डेरेचा ने दस्तावेजों वाला फोल्डर इसेंगार्ड के सहायक को सौंप दिया, जो सुनहरे फ्रेम का चश्मा पहने भूरे बालों वाला एक युवक था। मिस्टर डिटेक्टिव, मुझे आशा है कि आप हमारे द्वारा प्रदान की गई सामग्री का उपयोग करके लक्ष्य के कार्यों में आदतें पा सकते हैं। भले ही वह लंबी नहीं थी, लेकिन जब वह सीधी बैठती थी और गहरी आवाज में बोलती थी तो जियो डेरेचा में अधिकार की भावना थी। इसेंगार्ड ने उसे घूरकर देखा और अपने सहायक से डॉकेट प्राप्त किया। उसने फोल्डर खोला और उसमें से सारा सामान निकाल लिया। उसने अपना पाइप नीचे रखा और एक भी पेज चूके बिना पेज दर पेज पढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया। 10 मिनट बाद इस सज्जन ने धीरे से हैंडल पर थपथपाया। लक्ष्य को हवा का जुनून है। वह धूल की राजधानी बैकलून के प्रदूषित क्षेत्र में लंबे समय तक नहीं रहेगा। दूसरे शब्दों में वह एम्प्रेस बरो, वेस्ट बरो, हिल्स्टन बरो, चेरवुड बरो में रह सकता है या नॉर्थ बरो के उपनगर। लक्ष्य एक मनोवैज्ञानिक सीरियल किलर है जिसे हर दूसरे दिन किसी को मारने की जरूरत होती है। सबसे तार्किक बात जो वह कर सकता है वह उन आवारा लोगों को निशाना बनाना है जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस के पास भी बैकलून में आवारा लोगों की सही संख्या का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लक्ष्य नॉर्थ बरो या बैकलून ब्रिज के बहुत निकट या बहुत दूर के क्षेत्र में नहीं रह रहा होगा जहां आवारा लोगों की संख्या सबसे अधिक है। ये किसी ऐसे व्यक्ति का कृत्य होगा जो ऐसे पीड़ितों की तलाश करेगा जो उसके बहुत करीब है।
यह आपके विवरण के अनुरूप नहीं है। यदि लक्ष्य को हत्या के लिए किसी को ढूंढने से पहले बड़ी मात्रा में समय बिताना पड़ता है तो वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण खो सकता है और ऐसे अपराध कर सकता है जो आसानी से खुद को उजागर कर सकते हैं। लक्ष्य एक है अनुभवी नाविक और पानी में असाधारण गतिशीलता रखता है। एक उचित निष्कर्ष ये होगा कि वह पानी से बहुत दूर कहीं नहीं रह रहा होगा। यदि कुछ भी अप्रत्याशित होता है तो वह उसके बचने का सबसे अच्छा साधन होगा। संक्षेप में हम लक्ष्य के लिए गतिविधि के संभावित दायरे की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। उसे बैकलून ब्रिज क्षेत्र के करीब कहीं रहना चाहिए, शायद टुसॉक नदी के दोनों किनारों के करीब कहीं वेस्टबरो या चेरवुडबरो। अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। ऐसा लग रहा था कि जियो और फोस ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। उन्होंने अपनी सामग्री वापस ले ली और जाने के लिए खड़े हो गए। अपने सहायक को दोनों महिलाओं को विदा करते देख इसेंगार्ड ने अपनी बनियान की जेब से एक कांस्य वस्तु निकाली, पेपरबैक किताब। किताब के बीच में एक खड़ी नजर थी। इसेंगार्ड ने अपनी कुर्सी को हिलाया और धीरे से खुद से कहा कि लांगोस ने बैकलैंड में घुसपैठ की है। द हैंडमैन अल्जीरिया में बैठा था। एक कुर्सी एक संघर्षरत आदमी की ओर देख रही थी। यह आदमी एक नाविक की तरह कपड़े पहने हुए था। उसका सिर हल्के नीले पानी की परत से ढका हुआ था और उसकी सांसें रुकने के कारण उसका चेहरा बैंगनी हो गया था। दोनों हाथ, लेकिन वह केवल तरल की बूंदें उछाल सकता था। अंत में वह अपनी सांस नहीं रोक सका और समर्पण का संकेत दिया। एल्गर मुस्कुराया, फिर लापरवाही से ताली बजाई। पानी की पतली परत बिखर गई और बूंदों में बदलकर जमीन पर गिर गई। नाविक ने गहरी सांस ली और जोर से खांसा। उसे इतनी जोर से खांसी हुई कि उसके दिल और फेफड़ों पर असर पड़ा। उस आदमी के ठीक होने का इंतजार करने के बाद अल्जीर वापस झुक गया। उन्होंने द फूल के शांतिपूर्ण और शांत स्वर का अनुकरण किया। मुझे कारण बताओ कि किलानेगोस बैकलुंड क्यों गए। वह वहां एक कमीशन पूरा करने के लिए आया है, लेकिन मैं विवरण के बारे में निश्चित नहीं हूँ। समुद्री डाकू ने विरोध करने की इच्छा शक्ति पूरी तरह से खो दी थी। उन्होंने ईमानदारी से उत्तर दिया, मैं केवल इतना जानता हूं कि उसे वह चीज मिल सकती है जो वह चाहता है। किलानगोस ने एक बार हमारे सामने घमंड किया था। उसने कहा था कि यदि यह मिशन सफल रहा तो वह कुछ ऐसा हासिल कर सकेगा जिसे पाने का उसने लंबे समय से सपना देखा है। समय 4 समुद्री डाकू राजा, फिर 5 समुद्री डाकू राजा बन जाएंगे। एक वस्तु जिसे वह प्राप्त करने का सपना देख रहा है। एल्गर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और गहरी सोच में पड़ गया। क्लेन ने सोमवार की सुबह आराम नहीं किया। उन्होंने अपनी योजना का पालन किया और टिंगन में लाल चिमनी वाली इमारतों पर अपनी जांच जारी रखी। दुर्भाग्यवश वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। वह दोपहर के करीब घर लौटा। 1 घंटे की झपकी लेने से पहले उसने कल के रात्रिभोज के बचे हुए भोजन को गर्म किया और रोटी के साथ खाया। दोपहर 3:20 पर क्लेन ने अपनी किताब नीचे रख दी और अपने कमरे को आध्यात्मिकता की दीवार से बंद कर दिया और एक बार फिर भूरे कोहरे के ऊपर रहस्यमय दुनिया में प्रवेश किया। वह प्राचीन कांस्य मेज पर सम्मान की सीट पर बैठ गया और अपने दिल की धड़कन की आवृत्ति को नजरअंदाज करते हुए सूर्य का प्रतिनिधित्व करने वाले क्रिम्सन तारे की ओर अपना हाथ बढ़ाया। चांदी के शहर में डेरिक बर्ग प्रैक्टिस ग्राउंड पर पसीना बहा रहे थे। जैसे ही उसकी दृष्टि में घना कोहरा छा गया, उसकी दृष्टि अचानक धुंधली हो गई। उसने मूर्ख को ऊपर गहरे कोहरे के भीतर बैठे देखा। वह ठिठक गया, फिर जो कुछ भी वह कर रहा था उसे रोक दिया और अपना सिर झुका लिया। जब भ्रम गायब हो गया तो उसने चुपचाप अपने दिल की धड़कनें गिन ली और अपनी चांदी की तलवार को जल्दी से आराम क्षेत्र में ले गया। हजारों दिल की धड़कनों के बाद उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। लगभग 10 सांसों के बाद उसने देखा कि लाल रोशनी उसके ऊपर फैल गई और उसे एक पल में निगल लिया। भूरे कोहरे के ऊपर क्लेन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और अपनी स्पिरिट विजन को चुपचाप सक्रिय करने के लिए अपनी बाई डाल को 2 बार थपथपाया। उन्होंने देखा कि सूर्य के ईथर शरीर के भीतर का गहरा रंग भोर की रोशनी के समान शुद्ध हो गया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो मिस्टर बार्ग। उसी समय उन्होंने देखा कि दसन की कुर्सी के पीछे तारे तेजी से बदल रहे हैं और सूर्य के प्रतीक में बदल रहे हैं। मेरी इच्छा के बिना ही वह बदल गया, मानो वह सूर्य का प्रतिबिंब हो। इसके अलावा महल, मेज और कुर्सियों के अलावा जिन वस्तुओं की मैं कल्पना करता हूं उन्हें इस दुनिया को छोड़ने के बाद संरक्षित नहीं किया जा सकता। वे बहुत खास हैं। भूरे कोहरे के ऊपर इस दुनिया में निश्चित रूप से कई रहस्य हैं। क्लेन ने हर चीज को सामने रखा उसके बारे में जैसा कि उसने चिंतन किया था। डेरिक ने अपना सिर नीचे किया और विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, ये सब आपकी सहायता के कारण है। ये तो शुरुआत है। उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि मूर्ख को पता था कि उसने औषधि का सेवन किया है। क्लेन ने अपनी चांदी की जेब घड़ी निकाली और समय देखा। उन्होंने हंसते हुए कहा, तो चलिए सभा शुरू करते हैं। याद रखें, सभाओं के बीच आवृत्ति, या मुझे कहना चाहिए कि अंतराल भविष्य में भी लगभग समान होना चाहिए। जब वह बोल रहा था उसने राजसी महल में खींचने से पहले जस्टिस और द हैंडमैन का प्रतिनिधित्व करने वाले लाल सितारों के साथ एक संबंध स्थापित किया। ऑड्रे ने अपने सामने के दृश्य को देखा और तुरंत उसका अभिवादन किया। शुभ दोपहर मिस्टर फूल, मेरे पास सम्राट रोजेल की डायरी का एक पृष्ठ है। शुभ दोपहर मिस्टर सन, क्या आपको टेलीपैथिस्ट का फॉर्मूला मिल गया है? मिस जस्टिस के लिए हमेशा प्रसन्नचित मनोदशा बनाए रखना कितना ईर्ष्यापूर्ण है। काश मैं भी वैसा बन पाता। उसका जीवंत अभिवादन सुनकर क्लेन दुख भरी आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। फिर उसे वह समय याद आया जब उसने इतनी आसानी से 1000 पाउंड निकाल लिए थे और उसे एहसास हुआ कि अगर वह मिस जस्टिस की तरह अपनी प्रसन्न भावनाओं को बनाए रखना चाहता है तो ये बहुत मुश्किल होगा। द सन, डेरिक बर्ग एक युवा व्यक्ति था जो अपनी प्रतिष्ठा की बहुत परवाह करता था। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, मैंने टेलीपैथिस्ट सूत्र प्राप्त कर लिया है। पिछले 1 सप्ताह से वह उस विरासत का निपटान कर रहा था जो उसके माता पिता ने उसके लिए छोड़ दी थी। संपत्ति, फर्नीचर और कुछ भावुक वस्तुओं के अलावा बाकी मूल्यवान वस्तुओं को टेलीपैथिस्ट फॉर्मूला और बार पोषण की सामग्री के बदले सिल्वर शहर के काले बाजार में लाया गया था। उसका भोजन अब राशन हो गया था। हालांकि उनका मानना था कि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी। जब वह युद्ध परीक्षा पास कर लेता है तो वह उस टीम में शामिल हो जाता है जो शहर के बाहरी इलाके में अंधेरे की चीजों को साफ करती है और उसे एक अच्छी रकम का भुगतान किया जाता है। जब मैं मजबूत हो जाऊंगा तो मैं विशिष्ट दस्ते का सदस्य बनने के लिए अंधेरे की गहराइयों का पता लगाने और अभिशाप को दूर करने का रास्ता खोजने के लिए आवेदन करूंगा। डेरिक ने आशा के साथ सोचा जब उसने उस मूर्ख की ओर देखा जो कोहरे में गिरा हुआ था।
उन्होंने देखा कि पिछली बार मिस जस्टिस द्वारा मिस्टर फूल से अनुरोध करने के बाद वह अज्ञात रोसेले डायरी का एक पृष्ठ हवा में तैयार करने में सक्षम थी। हालांकि डेरिक को बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। उसे लगा कि अगर वह मिस्टर फूल देख ले तो बेहतर होगा। सबसे पहले अपने दिमाग में सूत्र याद रखें, फिर अपनी तरफ से कलम पकड़ें और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की तीव्र इच्छा पैदा करें। क्लेन लापरवाही से अपनी ऊंची कुर्सी पर पीछे झुक गया। चूंकि सूर्य चांदी के शहर से था, जो देवताओं की भूली हुई भूमि हो सकती है, उसके सामने जो कलम निकली वह फाउंटेन पेन नहीं थी, बल्कि एक कलम थी। बेशक वहां अभी भी कोई स्याही नहीं थी। द फूल ने जो कहा उस पर डेरिक को संदेह करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत अपने हाथ से अचानक प्रकट हुई कलम को पकड़ लिया। उन्होंने द फूल के निर्देश का पालन किया और जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने टेलीपैथिस्ट औषधि फॉर्मूला को कुछ ही सेकंड में अपने सामने भूरे बकरी की खाल के चर्मपत्र पर प्रकट होते देखा। इसे 2 बार देखने के बाद डेरिक ने चुपचाप वादा की गई वस्तु को मिस जस्टिस की ओर बढ़ा दिया। ऑड्रे बहुत खुश और उत्सुक थी, लेकिन उसने चर्मपत्र को शालीनता से ले लिया। उसने पृष्ठ पर नजर डाली और वे शब्द सामने आ गए जिनका क्लेन ने अनुवाद किया था। मुख्य सामग्री फैंटम नेदरड्रेक की पूरी पिट्यूटरी ग्रंथि 10 मिली हाफ स्पेक्टर रैबिट। पूरक सामग्री मुख्य सामग्रियां जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। मैं पर्याप्त नहीं जानता। ऑड्रे जो फोर्स ऑफ ज़ीरो से बियॉन्ड सामग्री के विभिन्न प्रकारों और नामों के बारे में अधिक जानने की कोशिश कर रही थी, सोच में पड़ गई। ऐसे क्षणों के दौरान वो पूरी तरह से भूल जाती थी कि एक दर्शक को कैसा व्यवहार करना चाहिए। अचानक ऑड्रे को हल्की तेज आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से अवचेतन रूप से लंबी कांस्य मेज पर सम्मान की सीट की ओर देखा। वह मिस्टर फूल को मेज के किनारे पर अपनी दाहिनी तर्जनी से रैप करते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गई, जबकि उन्होंने सिर हिलाकर उसकी ओर इशारा किया। क्या चल रहा है? ऑड्रे भ्रमित थी क्योंकि उसकी आंखें खाली दिख रही थीं। जब वह पूछने ही वाली थी, तभी अचानक उसकी आंखों के कोने में टेलीपैथिस्ट फॉर्मूले में कुछ बदलाव दिखे। कुछ सामग्रियों के आगे टिप्पणियां थीं। मुख्य सामग्री फैंटम नेदरड्रेक की पूरी पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे रेनबो सैलामेंडर भी कहा जाता है, 10 मिली हाफ स्पेक्टर रैबिट जिसे फॉस्मैन रैबिट भी कहा जाता है। पूरक सामग्री मैं सब जानता हूँ ये। ऑड्रे पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर उसके दिल की गहराइयों से खुशी की लहर दौड़ गई। धन्यवाद मिस्टर फूल, आप वास्तव में बहुत ज्ञानी हैं। उसने सम्मान की सीट की ओर देखा और उसे धन्यवाद दिया और ईमानदारी से उसकी सराहना की। द हैंडमैन एल्जीर को नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन न्यायमूर्ति ने जो कहा था उसके प्रति उसे अत्यधिक अवमानना महसूस हुई। आप इसका वर्णन कैसे कर सकते हैं? जानकार शब्द के साथ एक देवतुल्य व्यक्ति। उसका अस्तित्व अकेले ही कुछ हद तक ज्ञान के बराबर है। क्लेन ने बिना किसी संदेह के मिस जस्टिस की प्रशंसा स्वीकार कर ली, क्योंकि यह ऐसा कुछ नहीं था जो वह सिर्फ इसलिए कर सकता था क्योंकि उसे मनोविज्ञान का मौका मिला था। अल्केमिस्ट का टेलीपैथिस्ट फॉर्मूला। द सन को टैरो क्लब में खींचने के बाद वह सिल्वर शहर से होने की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी समस्याओं के प्रति सावधानी बरत रहा था। इसलिए वह लगातार प्राचीन शब्दावली का अध्ययन कर रहा था। यदि डेक्स्टर गुडेरियन समय पर सूत्र प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुए होते, तो वे पूर्वानुमान और तुलना के माध्यम से आसानी से संकेतन कर सकते थे। उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया था कि दोनों टेलीपैथिस्ट सूत्र सटीक थे। यही कारण है कि हम कहते हैं तैयारी खतरे को टालती है, क्लेन ने सहज भाव से सोचा। ऑड्रे ने टेलीपैथिस्ट फॉर्मूले को कुछ बार देखा और फिर न चाहते हुए भी अपनी निगाहों पर लगाम लगा ली। इसके बाद उन्होंने रोजेल की डायरी को व्यक्तिगत रूप से एक पन्ने पर व्यक्त किया। तुम इसके योग्य हो। उसने अपनी कलम नीचे रख दी और कोहरे से घिरे फूल की ओर देखा। इसके अलावा मैं आपके प्रशंसक को 300 और दूंगा। क्या 300 पाउंड ठीक है? वह थोड़ी दोषी लग रही थी क्योंकि रोसेले की डायरी के 3 पन्नों की कीमत केवल 20 पाउंड थी, जबकि अनुक्रम 8वें शेरिफ फॉर्मूला के लिए 450 पाउंड की आवश्यकता थी। दूसरे शब्दों में, सरल गणित के दृष्टिकोण से उसे डायरी के 3 पन्नों के लिए अतिरिक्त 430 पाउंड का भुगतान करना पड़ा। हालांकि ऑड्रे को लगा कि यह उसकी किस्मत का शुक्र है कि विक्रेता को रोसेले की डायरी का मूल्य नहीं पता चला। इससे उसे कम कीमत पर इसे खरीदने की अनुमति मिली। सम्राट रोसेले की डायरी की कीमत प्रति पृष्ठ कम से कम 50 पाउंड है। ऑड्रे ने उसकी मुट्ठी पकड़ ली और खुद को प्रोत्साहित किया। 300 पाउंड, आज तक मैंने केवल सर डेविविले के यहाँ इतना पैसा देखा है। क्लेन ने आह भरी और पैसे में दिलचस्पी न होने का नाटक करते हुए सिर हिलाया और कहा, एक उचित सौदा। यह मेरे प्रशंसक की जानकारी है। उसने शर्तों के बारे में बात करने से परहेज किया। द फूल के मुंह से मौखिक रूप से बैकलिन बैंक और गुमनाम खाते की तरह, क्योंकि उन्होंने उसकी छवि को नुकसान पहुंचाया था। क्लेन ने पिछले बुधवार को लाल चिमनी वाले घरों की जांच करते हुए बैकलिन बैंक की टिंडन शाखा का दौरा करने के लिए समय लिया था। उसने खुद को छिपाया था और एक गुमनाम बैंक खाता खोला था। किसी भी बैकलिन बैंक शाखा से नकदी निकालने के लिए खाते को केवल अपना खाता नंबर और संबंधित पासवर्ड याद रखना होगा। एक हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान सत्यापन जोड़ने का भी अनुरोध करें, लेकिन यह अधिक परेशानी भरा होगा। अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए क्लेन ने इसे एक पासवर्ड के साथ छोड़ दिया। पासवर्ड प्राचीन हर्मीस में लिखा गया है, वह मूर्ख जिसका कोई संबंध नहीं है। ये युग भूरे कोहरे के ऊपर रहस्यमय शासक, पीले और काले रंग का राजा जो सौभाग्य का स्वामी है। चूंकि प्राचीन हर्मीस का उपयोग अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के लिए किया जा सकता है, जो कोई भी पासवर्ड कॉपी करने की हिम्मत करेगा वह मेरा नाम पड़ेगा। फिर मुझे तुरंत एक संकेत प्राप्त होगा और बस कर सकता हूं पता लगाओ कि वह कौन है जो ग्रेफॉक के ऊपर की दुनिया से मेरी संपत्ति चुराने की कोशिश कर रहा है। क्लेन उस विचार से बहुत संतुष्ट था जो उसके साथ आया था। एकमात्र नुकसान ये था कि ये द फूल के अस्तित्व को थोड़ा उजागर कर देगा, लेकिन जोखिम था एक स्वीकार्य सीमा के भीतर। ऑड्रे ने मिस्टर फूल की ओर डायरी का पन्ना बढ़ाया और उस पर द फूल के अनुयायी की जानकारी दर्ज की, जिसमें बैकलिन बैंक और संख्याओं का एक समूह था। मुझे आश्चर्य है मिस्टर फूल का प्रेमी एक पुरुष या महिला है, और वह कौन सा अनुक्रम है? वह बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, कम से कम रियर एडमिरल हरिकेन किलांगो से कमजोर नहीं। ऑड्रे अपने विचारों को भटकने से नहीं रोक सकी, लेकिन उसने तुरंत ध्यान केंद्रित किया और गुमनाम वृतांत याद कर लिया। यह इतना परेशानी भरा नहीं होना चाहिए। तभी उसने द फूल की धीमी लेकिन सौम्य आवाज सुनी, जब आप घर पहुंचे तो मेरा नाम पढ़ें और आप सीधे जानकारी लिख सकेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे मैंने भविष्यवाणी के माध्यम से लाल चिमनी का दृश्य खींचा था। एक खाता संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे गलत तरीके से याद नहीं कर सकते। क्लेन ने अपने मन में कहा। वह भी काम करता है।
मिस्टर फूल की बातों से वो बहुत आत्मविश्वासी नजर आते हैं। यदि वह ऐसा कर सकता है तो वह ईश्वर तुल्य व्यक्ति की अपनी स्थिति को बरकरार रख सकता है। और मैं पहले तो यह महसूस करने से पहले स्तब्ध रह गई कि सब कुछ तार्किक अर्थ में प्रतीत होता है, लेकिन मुझे फॉर्मूला पहले क्यों याद करना पड़ा, और वे अचानक फिर से भ्रमित हो गई। उस समय क्लेन ने रोसेले की डायरी के पन्ने को दबाया, लेकिन उसे इसे पढ़ने की कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने द सन की ओर देखा और शांति से पूछा, आप क्या मुआवजा चाहेंगे? डेरिक ने गंभीरता से सोचा और कहा, फिलहाल मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी मुझे सख्त जरूरत है। मुझे बार पोषण को जल्द ही पचाना चाहिए। मैं अपने मुआवजे का अनुरोध करने के लिए तब तक इंतजार करूंगा। हाँ, शायद संबंधित अनुक्रम की तैयारी के लिए 8 सूत्र या आवश्यक सामग्री। अनुक्रम 8 प्रकाश अनुपूरक है जो मेरे पास है, लेकिन सामग्री अगर वे मेरे पास होते भी तो मुझे नहीं पता होता कि उन्हें आपको कैसे दूं। रुको, उन्होंने डाइजेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया। दरअसल सिल्वर सिटी अभिनय पद्धति के बारे में जानता है। हम वहां उच्चतम अनुक्रम केवल अनुक्रम 4 है, तो क्या वे अवयवों द्वारा सीमित हैं? क्लेन ने गहरी सोच में सिर हिलाया और सौदे पर सहमति जताई। ऑड्रे ने डाइजेस्ट शब्द पर भी ध्यान दिया। उसने अपने शब्दों को तौला और पूछा, मिस्टर सन, क्या आप अभिनय पद्धति से अवगत हैं? डेरिक ने असमंजस में मिस जस्टिस की ओर देखा और सीधे उत्तर दिया, ये कुछ भी अजीब नहीं है। सिल्वर शहर में सामान्य शिक्षा कक्षाएं अभिनय पद्धति सिखाती हैं। फांसी पर लग के आदमी को एहसास हुआ कि वह उसे पीछे मुड़कर देख रहा था। वे दोनों अचानक चुप हो गए। सूर्य की उत्पत्ति वास्तव में रहस्यमय है। मुझे आश्चर्य है कि मिस्टर फूल ने उसे टैरो क्लब में कहां से खींच लिया। जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूं, उतना ही अधिक मैं उसका आदर करता हूं। ऑड्रे शांत हो गया और फूल की ओर देखा जो किसी भी तरह से आश्चर्यचकित नहीं दिख रहा था। फिर एल्गर ने पूछा, मिस्टर सन, क्या आप अभिनय पद्धति के संबंध में ध्यान रखने योग्य किसी महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करते हैं? हाँ, डेरिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। हमारी सामान्य शिक्षा कक्षाओं में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अभिनय पद्धति के लिए एकमात्र मुख्य बिंदु यह है कि याद रखें कि आप केवल अभिनय कर रहे हैं। जैसा कि अपेक्षित था, हम बाधाओं से बचने के लिए एक सरल पद्धति का उपयोग कर रहे हैं और औषधि में बची हुई आत्माओं को पूरी तरह से नष्ट कर दें, बिना समर्पण किए। सूरज, तुम बहुत साधारण लड़के हो। आपने गलती से महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर दी। क्लेन मुस्कुराया और अपनी नजर सामने डायरी के पन्ने पर डाली। पीली भूरी बकरी की खाल पर गंदे चीनी वाक्य लिखे हुए थे। 2 अगस्त, यह मेरी कल्पना से कहीं अधिक गहरा है। निश्चित रूप से इतिहास एक ऐसी चीज है जिसे आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। 5 अगस्त, मैंने आज एक हाई सीक्वेंस बियोडर की क्षमताओं को देखा। ये वाकई डरावना था। उनमें एक विशेष पहलू में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। ऐसा लगा मानो वे देवता में परिवर्तित हो गए हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम उन्हें डेमिगॉड्स के रूप में वर्णित करते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि उन्हें पौराणिक प्राणी कहना अधिक उपयुक्त है। 6 अगस्त, कुछ अजीब चल रहा है। 7 प्रमुख चच औषधि के प्रति इतना अजीब रवैया क्यों अपनाएंगे? निम्न से मध्यम अनुक्रम में वे न केवल उन लोगों को मुख्य सामग्रियां प्रदान करते हैं जो आगे बढ़ने में कामयाब रहे, बल्कि वे सूत्रों को साझा करने और औषधि बनाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए भी वे काफी उदार थे। यदि दवा बनाने के लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता होती है तो वे विस्तार से समझाते थे। फिर भी तैयार औषधि ही एकमात्र ऐसी चीज है जो वे उन लोगों को प्रदान करते हैं जो उच्चतर स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। अनुक्रम, ये तर्कसंगत नहीं है। क्या उन्हें निम्न अनुक्रम औषधि के लिए सूत्र को गुप्त नहीं रखना चाहिए और उम्मीदवार को पूर्ण औषधि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आवश्यक सामग्री इकट्ठा करना और औषधि बनाना अपेक्षाकृत आसान है? जहां तक उच्च अनुक्रम औषधि का सवाल है, क्या उन्हें सूत्र साझा नहीं करना चाहिए और मुख्य सामग्री प्राप्त करने में कठिनाई के कारण होनहार सदस्यों को सामग्री की खोज नहीं करनी चाहिए? इसमें अवश्य ही कोई रहस्य छिपा होगा। 9 अगस्त, पिछले 2 दिनों की घटनाओं ने मुझे असहज महसूस कराया है। मैंने अपने हाथों से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की और व्यक्तिगत रूप से भाप और मशीनरी के युग की शुरुआत की, लेकिन इससे इस दुनिया में दुष्ट भगवान के अवतरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां पैदा होंगी। उनका क्या मतलब है? दुष्ट भगवान के लिए आवश्यक परिस्थितियां इस दुनिया में उतरने के लिए? क्लेन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसकी तर्जनी प्राचीन मेज के किनारे पर टिक गई। क्या मिस्टर फूल को किसी कठिन समस्या का सामना करना पड़ा? जो कुछ भी उसे परेशान कर सकता है वह किसी अन्य स्तर का होना चाहिए। ऑड्रे ने नेता की ओर स्पष्ट रूप से देखा, घने कोहरे से, और अपनी शारीरिक भाषा के माध्यम से अपनी स्थिति की व्याख्या की। क्लेन वास्तव में ऊपरी क्षेत्रों से संबंधित समस्या पर विचार कर रहा था, लेकिन वह किसी उत्तर पर नहीं पहुंच सका। उसने किसी प्रकार का रहस्योद्घाटन प्राप्त करने के लिए अक्ल का उपयोग करने की संभावना पर विचार किया। हाँ, ऐसे सरल वाक्यों से किसी उपयोगी चीज का अनुमान लगाना असंभव होगा। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। क्या होगा अगर मैं इस कथन के साथ भविष्यवाणी करूं, इस दुनिया में दुष्ट भगवान के अवतरित होने के लिए आवश्यक शर्तें? ये बहुत जोखिम भरा लगता है। दुष्ट ईश्वर अनंत धधकते सूर्य जितना भयानक नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी क्षमताएं कहीं अधिक रहस्यमय हो सकती हैं। हो सकता है कि यह मुझ तक भविष्यवाणियों का पता लगाने में सक्षम हो। यह अनुमान लगाने का भी कोई तरीका नहीं है कि यदि मैं उस कथन पर विश्वास करूं तो मैं कितना बड़ा जोखिम उठाऊंगा। आखिरकार यदि किसी चीज से कोई खतरा हो तो केवल अनुमान लगाना खतरनाक है जब इसमें देवता शामिल हो। मैं इस प्रश्न को ध्यान में रखूंगा और अवलोकन में और अधिक प्रयास करूंगा। औषधि के संबंध में चर्चों की व्यवस्था वास्तव में रहस्यमय है। मुझे आश्चर्य है कि वे किस प्रकार के रहस्य छिपा रहे हैं। शायद मुझे इस बारे में कुछ संकेत मिलेंगे कि एक बार स्पिरिट मीडियम नहीं, स्पिरिट गाइड डेली को आर्कबिशप या एक उच्च रैंकिंग डीकन बनाया जाता है और चर्च के मूल में प्रवेश करता है। रोसेले का वर्णन मुझे हाई सीक्वेंस बियोडर्स की शक्ति के लिए तत्पर करता है। इससे पहले कि क्लेन ने प्राचीन मेज के किनारे पर थपथपाना बंद किया और जस्टिस, द हैंडमैन और द सन को देखा, उसके दिमाग में कई विचार कौंध गए। अब आप स्वतंत्र रूप से अपनी चर्चा शुरू कर सकते हैं। एल्गर ने तुरंत कहा, मिस्टर फूल, मिस जस्टिस, मुझे एक नई जानकारी मिली। रियर एडमिरल हरिकेन किलांगोस ने एक कठिन मिशन को पूरा करने के लिए बैकलिन में घुसपैठ की। वह लंबे समय तक रुक सकता है और एक भयावह त्रासदी पैदा कर सकता है। इसके अलावा मैं जान ली कि इस घटना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु शामिल है, एक ऐसी वस्तु जो किलांगोस को जल्दी से एक हाई सीक्वेंस बियोडर बनने की अनुमति देगी। जल्दी से एक हाई सीक्वेंस बियोडर बन जाओ। क्या उसे खुद पर नियंत्रण खोने का डर नहीं है? ऑड्रे ने दर्शक की मुद्रा अपनाते हुए पूछा। किलांगोस केवल अनुक्रम 6 पवन धन्य था, इसलिए उसके और अनुक्रम 4 के बीच अभी भी एक अनुक्रम था।
एल्गर ने इस प्रश्न की अपेक्षा की थी। उन्होंने ईमानदारी से उत्तर दिया, यही कारण है कि वस्तु उनके लिए महत्वपूर्ण है। बेशक ये केवल मेरे निष्कर्ष हैं। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई वह इस प्रकार है। किलांगोस का मानना है कि एक बार जब वह कमीशन पूरा कर लेगा और वस्तु प्राप्त कर लेगा तो वह 5 समुद्रों के राजा नास्ट के बराबर हो जाएगा। 4 समुद्री डाकू राजा फिर 5 समुद्री डाकू राजा बन जाएंगे और 7 समुद्री डाकू एडमिरल घटकर 6 रह जाएंगे। औसत व्यक्ति को इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन बियोडस के रूप में हमें पता होना चाहिए कि समुद्री डाकू राजा या तो उच्च अनुक्रम बियोडस है या सक्षम है बियॉन्ड नौकाओं और रहस्यमय वस्तुओं के उपयोग से एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर की युद्ध शक्ति तक पहुंचे। किलांगोस को अपने बराबर के रूप में स्वीकार करने के लिए उसे उन मानकों तक पहुंचना होगा जो उसके करीब हो। यह मेरी कटौती है। मैं बस इतना जानता हूं कि 5 समुद्रों का राजा नास्ट अनुक्रम 4 से परे है, लेकिन मैं उसके औषधि के नाम के बारे में निश्चित नहीं हूं। क्लेन चुपचाप सुनता रहा, अपनी राय नहीं दे रहा था। द सन, डेरिक बर्ग द हैंडमैन द्वारा कही गई कोई बात समझ नहीं पाए। वह नहीं जानता था कि कौन था, लेकिन फिर भी वह ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा कि उसकी दुनिया में एक नया दरवाजा आ गया है। समुद्री लुटेरे, वे जिस स्थान पर रहते हैं वहां समुद्र है जिसका उल्लेख किताबों में मिलता है। फिर जिस वातावरण में ये लोग रहते हैं वह चांदी के शहर से बहुत अलग है। वे अभिशाप या अंधेरे की चीजों के हमलों के बारे में बहुत चिंतित नहीं लगते हैं। ये निश्चित रूप से मुझे बहुत उत्सुक बनाता है। लेकिन मिस्टर फूल ने एक बार मुझे निर्देश दिया था कि मैं दूसरों के रहस्यों के बारे में न पूछूं। यह एक बहुत ही अशिष्ट इशारा है। डेरिक ने एक बार फिर द हैंडमैन और जस्टिस को देखते हुए अपने दिल में सोचा। जस्टिस ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आपका निष्कर्ष बहुत उचित है। बेशक यह एक रहस्यमय वस्तु भी हो सकती है जो हाई सीक्वेंस बियॉन्डर के खिलाफ अपनी पकड़ बना सकती है। फांसी पर चढ़े आदमी ने कोहरे में लिपटे मूर्ख को देखा, अपने शब्दों पर विचार किया। इससे पहले उसने जस्टिस की ओर देखा और जोर देकर कहा, मैंने अभी जो कहा उसमें 2 प्रमुख बिंदु हैं। पहला तथ्य यह है कि किलांगोस कुछ समय के लिए बैकलैंड में रहेगा समय। दूसरा यह है कि इस घटना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रहस्यमय वस्तु शामिल है। तो मिस्टर फूड, क्या आप प्रलोभित नहीं हैं? आपके पास अपने आराध्य को बैकलैंड भेजने के लिए पर्याप्त समय है। एल्गर ने अपने दिल में जोड़ा, लेकिन इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। वह बस इतना ही कर सकता था कि वह इधर उधर घूम रहा था। मिस्टर अल्जीर, आपको बार बार इस पर जोर देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप क्या हासिल कर रहे हैं, लेकिन मेरी क्षमताएं मुझे इन मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देती हैं। इसके अलावा मैं बिना अनुमति के टिंडन को नहीं छोड़ सकता। क्लेन पीछे झुका और हताशा में सोचा। प्रेमी को नजरअंदाज करते हुए मैं वास्तव में मदद के लिए 2 अपेक्षाकृत मजबूत बियोडर्स ढूंढ सकता हूं। एक है डेली, जो अनुक्रम 6 तक आगे बढ़ गई है, लेकिन मैं उसे सब कुछ नहीं बता सकता। मैं जितना अधिक कर सकता हूं वह ये बताना है कि मुझे कुछ जानकारी मिली है कि रियर एडमिरल तूफान किलांगोस ने बैकलैंड में घुसपैठ की है और एक विशेष सड़क पर रह रहा है और वह क्या करने की योजना बना रहा है। इस तरह डेली सीधे नाइटहॉक्स की मदद ले सकता है, जिससे स्थिति बहुत जटिल और परेशानी भरी हो जाएगी। यदि आप लोगों को समय आने पर आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं मिल सकता है, तो मैं एक त्रासदी को रोकने के लिए कोशिश कर सकता हूं। दूसरा व्यक्ति श्रीमान है अजिक, लेकिन मैं मूर्ख के रूप में अपनी पहचान उसके सामने उजागर नहीं कर सकता। मेरे पास उसे इस घटना में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करने का कोई उचित कारण नहीं है। उसके दिमाग में कई विचार कौंध गए जब क्लेन ने धीरे से उत्तर दिया, मुझे पता है। ये देखकर कि कैसे द फूल ने किलांगोस के मामले में अधिक महत्व नहीं देना जारी रखा, उसने आह भरी और अपनी निराशा को दबा लिया। वह पिछले सप्ताह मिस जस्टिस द्वारा की गई जांच के बारे में पूछने लगा। उद्धरण चिन्ह ... निष्कर्ष रूप में हमने कमोबेश उस सामान्य क्षेत्र को लक्षित कर लिया है जहां किलांगोस होगा, और हम जल्द ही जांच का अगला चरण शुरू करेंगे। ऑड्रे ने पहले एक सरल सारांश दिया, फिर इस भाव के साथ कि वह कुछ महत्वपूर्ण कर रही है, कहा, हमें अधिक जानकारी चाहिए, अधिमानतः किलांगोस की शौक और आदतें। एल्गर ने याद करते हुए कहा, उसे मछली बहुत पसंद है, खासकर समुद्र की मछलियां। वह उसे काटता था और कच्चा खा जाता था। उसे हार्ड शराब भी पसंद है और शैंपेन, रेड वाइन और इस तरह की अन्य चीजों से घृणा करता है। वह अक्सर राहत पाने के लिए महिलाओं की तलाश करता था। जब भी वह किनारे की ओर जाता है तो उसकी जरूरतें होती हैं, और उसके मजबूत शरीर के साथ एक महिला उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। वह ठंडे हथियारों का उपयोग करने का आदी है और गर्म हथियारों से परहेज करता है। वह लंबे समय तक पानी से दूर नहीं रह सकता। मेरे कहने का मतलब यह है कि उसे हर 2 दिन में एक बार तैरना या गोता लगाना होगा। ... ऑड्रे ने इन तथ्यों को स्मृति में रख लिया, जिससे उसके दिमाग में किलांगोस का पर्याप्त चरित्र तैयार हो गया। आशा करते हैं कि जांच सफल होगी। आपके साथ काम करना खुशी की बात है। अल्जीरिया का काम पूरा होने के बाद वह मुस्कुराए। मुझे खुशी हुई। अल्जीरिया केवल मिस जस्टिस पर विश्वास करने के लिए खुद को मजबूर कर सकता था, जिसके पास बैकलैंड में काफी शक्ति थी। पूरी बातचीत के दौरान ऐसा लग रहा था कि क्लेन ध्यान से सुन रहा था, लेकिन वास्तव में उसके विचार दूसरे प्रश्न पर केंद्रित हो गए थे। यह प्रश्न था कि यदि सूर्य सामग्री प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो उसे उस तक सामग्री कैसे पहुंचाई जाए। अब जब उन्हें रहस्यवाद के क्षेत्र की एक प्रचलित समझ हो गई, तो क्लेन ने सहज रूप से कर्मकांडीय जादू का उपयोग करने की सोच का पालन किया। अनुष्ठानिक जादू का उपयोग करते समय उन्हें जो सफलताएं मिली, उन्हें देखते हुए ये निर्भरता स्वाभाविक थी। जब मैं पहले नाइटहॉक्स की गोपनीय जानकारी पलट रहा था, तो मुझे देवी द्वारा अपने अनुयायियों को पवित्र वस्तुएं प्रदान करने के रिकॉर्ड मिले। दुष्ट देवताओं या शैतानों से जुड़े अनुष्ठानों में उतरने वाली वस्तुओं के भी रिकॉर्ड थे। क्या इसका मतलब यह है कि मैं किसी को उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देते समय कुछ प्रदान कर सकता हूं और सामग्री को इस तरह स्थानांतरित कर सकता हूं? पिछले प्रयासों में मैं केवल चित्रों और आवाजों वाले विचारों के साथ उत्तर दे सका, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। जब मैं अनुक्रम 8 पर आगे बढ़ूंगा तो कुछ नए बदलाव हो सकते हैं। विचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात भी है। क्या मैं वास्तविक दुनिया से सामग्री को भूरे कोहरे के ऊपर की दुनिया में ला सकता हूं? और ठीक है, दुष्ट देवताओं और शैतानों से जुड़े अनुष्ठानों में अक्सर बलिदान का एक कदम होता है। क्या मैं अपने लिए कुछ बलिदान करने पर विचार कर सकता हूं? इस तरह शायद मैं वास्तविक दुनिया से कुछ सामग्री वे कोहरे के ऊपर की दुनिया में ला सकता हूं। यदि यह प्रयास सफल होता है तो मैं सीधे जस्टिस, द सन और द हैंडमैन से आइटम प्राप्त कर सकता हूं और फिर उन्हें स्वयं को प्रदान करता हूं। हाँ, बलिदान को एक अधिक उन्नत अनुष्ठान माना जाता है, इसलिए मैं अभी इसके बारे में नहीं सीख पाऊंगा।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी क्षमताओं में सुधार करना है। क्लेन ने अपने विचारों पर लगाम लगाए और एक बार फिर अन्य सदस्यों की बातचीत सुनी। उन्होंने सुना जब उनकी चर्चा किलांगो से विशेष राक्षसों की विशेषताओं में बदल गई। कुछ देर बाद वह मुस्कुराया। चलो आज इसे यहीं खत्म करते हैं। तुम्हारी इच्छा से। द सन, जस्टिस और द हैंडमैन एक ही समय पर खड़े हुए। सदस्यों के कनेक्शन तोड़ने के बाद क्लेन जल्दी से कोहरे से नीचे उतरा और रहस्यमय स्थान छोड़ दिया। जब वह अपने कमरे में लौटा तो उसने आध्यात्मिकता की दीवार को हटा दिया और ओरियल खिड़की के पर्दों को पीछे खींच लिया, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ सके। इस सप्ताह करने के लिए 2 महत्वपूर्ण काम है। पहला है जांच करवाना और अनुक्रम 8 पर आगे बढ़ना। दूसरा है फ्लेयरिंग सन चार्म्स बनाना। इसकी शक्तियां अनुक्रम 7 या 6 से भी अधिक हो सकती हैं। क्लेन ने प्रत्याशा के साथ बाहर देखा। मुझे कल श्री अजिक की असाधारण गड़बड़ी की रिपोर्ट प्राप्त होने में सक्षम होना चाहिए। मंगलवार की सुबह अपने रहस्यवाद पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद क्लेन ने प्राचीन और आधुनिक नामों की तुलना या नाइटहॉक्स के इस कंपेंडियम पढ़ने के लिए एक शांत कोने की तलाश नहीं की और इसके बजाय लियोनार्ड, केनली और रोयाले के साथ कार्ड खेलने के लिए ब्रेक रूम में रुके। मैंने मिस्टर अजिक से केवल इतना कहा था कि मेरे लिए सीलबंद आर्टिफैक्ट 30782 को बाहर निकालने का अवसर पैदा करे। अवसर का लाभ उठाना अभी भी मेरे कामचलाऊ कौशल पर निर्भर करेगा। क्लेन का दिमाग उसके कार्ड पर नहीं था, इसलिए उसने बहुत बुरा खेला। उसने 1 घंटे में 5 सोल खो दिए और उसे परेशानी महसूस हुई। उन्होंने अपनी कुछ नकदी वापस पाने के लिए खेल पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई। कल दोपहर को फ्लेयरिंग सन चार्म्स के लिए विभिन्न सामग्री खरीदने के बाद उनकी निजी नकदी एक बार फिर 1 पाउंड से भी कम हो गई। साथ ही लाल चिमनी वाले घर की तलाश के लिए उसे गाड़ी किराए की फीस के लिए हर दिन 2 सोल का भुगतान करना पड़ता था। जब वे केनली द्वारा कार्डों को इधर उधर करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसने अपने सामने तांबे का पैसा उठाया और उसे लापरवाही से घुमा दिया। उसने अचानक महसूस किया कि रोयाले की नजर उस पर है, बहुत तीव्र नजर। क्या? क्लेन पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर उसने तांबे के पैसे को देखा जो गिरने वाला था। ... क्या वह मेरे द्वारा भविष्यवाणी में धोखा देने से सावधान है? हम तो बस आपस में ताश खेल रहे हैं, क्या हमें इस बारे में इतना गंभीर होना होगा? वह अचानक समझ गया और सूखी हंसी के साथ पैसा नीचे पटक दिया। तभी डन स्मिथ ने दरवाजा खटखटाया और प्रवेश किया। उन्होंने चारों ओर देखा और कहा, मोर्सटाउन में एक स्थिति है। लियोनार्ड, कृपया इसे संभाले। मोर्सटाउन। क्लेन के दिमाग को झटका लगा और उसने उत्सुकता से पूछने का नाटक किया, कैप्टन कैसी स्थिति? डन ने नजर डाली और समझाया, हाल ही में इस क्षेत्र में कुछ असाधारण मामले सामने आए हैं। सबसे पहले कब्रिस्तान के पास से गुजरते समय लोगों को सिसकियां सुनाई देती थी और अस्पष्ट आकृतियां चमकती हुई दिखाई देती थी। फिर एक विधवा जब उठी तो उसे अपने मृत पति का सामना करना पड़ा आधी रात में बाथरूम का उपयोग करने के लिए। वह डर से लगभग बेहोश हो गई थी। इसके अलावा वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो हर समय घर में भारी कदमों की आवाज गूंजता रहता था जैसे ही उसने मोमबत्ती या गैस का लैंप जलाया। शहर के लोग देवी के भक्त हैं, इसलिए स्थानीय पुजारी ने स्थिति की सूचना दी। किसी को चोट नहीं पहुंची और ये लगभग एक मजाक के स्तर की सीमा पर है। यह मिस्टर अजिक होना चाहिए। क्लेन ने एक अभिव्यक्ति और लहजे का इस्तेमाल किया जिसका उसने कई बार अभ्यास किया था। कैप्टन, इन असाधारण मामलों के अचानक घटित होने का कोई गुप्त संबंध हो सकता है। इस स्थिति में भविष्यवाणी एक महत्वपूर्ण सुराग प्रदान कर सकती है। मुझे लगता है कि मैं लियोनार्ड की मदद कर सकता हूं। ये सुनकर लियोनार्ड की हरी आंखें तुरंत क्लेन पर टिक गईं। वह स्पष्ट रूप से क्लेन के चेहरे से सुराग और निशान ढूंढने की कोशिश कर रहा था। डन ने पहले सिर हिलाया लेकिन चुप और झिझक रहे थे। जब क्लेन ने कैप्टन की प्रतिक्रिया देखी तो उसने तुरंत कहा, इनमें से कुछ चीजों को शुद्ध करने के लिए अनुष्ठानिक जादू की आवश्यकता हो सकती है। समझ में आता है, डन ने सोचा और कहा, तब आप और लियोनार्ड मोर्सटाउन जाएंगे? बिना किसी के और कुछ कहे उन्होंने आगे कहा, आप दोपहर में अपने युद्ध प्रशिक्षण के लिए नहीं आ पाएंगे। मैं गवेन को सूचित करने के लिए किसी को भेजूंगा। ओफ, पहला चरण पूरा हो गया है। क्लेन ने चुपचाप एक आह भरी। उसने जल्दी से अपना सोली और पेंस पैक कर लिया। फिर वह अचानक रुका और डन की ओर तिरछी नजर से देखा। उन्होंने गंभीरता से कहा, कप्तान, मुझे लगता है कि हमें सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर असाधारण घटनाओं के पीछे कोई शक्तिशाली प्रेत है तो ये केवल लियोनार्ड और मेरे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा वहां पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। मोर्सटाउन, ठीक है। अगर हम समय पर बैकअप के लिए अनुरोध करने के लिए टेलीग्राम भेजने में कामयाब भी हो जाते हैं तो भी हमें काफी समय तक इंतजार करना होगा। तो डन ने टोक दिया, मैं टीम के किसी अन्य साथी की सहायता लेना चाहता हूं। क्लेन ने एक पल के लिए सोचने का नाटक किया और कहा, और नियमों के अनुसार 3 या अधिक नाइटहॉक वाला एक मिशन लेवल 3 सीलबंद कलाकृतियों के लिए आवेदन कर सकता है। हाँ, 30782 इस नौकरी के लिए सबसे उपयुक्त है। ये सुनकर लियोनार्ड हंसे और बोले, बिल्कुल आपकी शैली। सावधान, सतर्क, कोई जोखिम नहीं लेना। ऐसा प्रतीत होता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं क्या हूं? मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने सीधे अनंत धधकते सूर्य की ओर देखा। क्लेन ने दिखावा किया कि उसने लियोनार्ड की बात नहीं सुनी और ध्यान से डन स्मिथ की ओर देखा। कप्तान, आप क्या सोचते हैं? हमें वास्तव में किसी भी दुर्घटना के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। हाल ही में बहुत सारे संयोग हुए हैं। डन ने सोच समझकर सिर हिलाया और अन्य 2 साथियों की ओर देखा। केनली, मोर्सटाउन की यात्रा पर लियोनार्ड और क्लेन के साथ शामिल हो। ओह, जल्दी करो और एक आवेदन लिखो। मेरे हस्ताक्षर करने के बाद चैनिस गेट से सीलबंद कलाकृति 30782 पुनः प्राप्त करें। ठीक है, छोटे कद के केनली ने अपने हाथ में कार्ड रखते हुए कहा। ठीक है। क्लेन अपने मन में मुठ्ठियां मार रहा था जबकि वह बाहर से चिंतित और गंभीर दिख रहा था। उसी समय सीकरट्रॉन शरण में हूड यूजेन की निगरानी कर रहा था जबकि फ्राई चाइनीज गेट पर ड्यूटी पर था। क्लेन मनोरंजन कक्ष से बाहर चला गया और उसने अपना काला टैक्सीडो पहन लिया। उसने अपनी टोपी और बेत ली, फिर लियोनार्ड के साथ मिलकर तहखाने से जुड़ी सीढ़ी पर केनली का इंतजार करने लगा। वहां कोई नहीं था और यह बेहद शांत था। लियोनार्ड ने अचानक क्लेन की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप किसी भी अवास्तविक सपने को छोड़ दें। क्या? क्लेन ने असमंजस में उत्तर दिया। लियोनार्ड आगे बढ़े और सीढ़ियों के किनारे खड़े हो गए। उसने सीढ़ी के अंधेरे में देखा। यहां तक कि एक मिशन के दौरान भी आपके लिए मेरे रहस्य की खोज करना और मेरी विशिष्टता को समझना असंभव होगा। भाई, क्या आप अपने बारे में इतना ऊंचा सोचना बंद कर सकते हैं?
क्या आपको लगा कि मैंने आपकी जासूसी करने के लिए इस मिशन के लिए आवेदन किया है? मेरे मन में ऐसे विचार भी नहीं थे। प्रबुद्ध होकर क्लेन हंसा। आप इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं कि मेरी विशिष्टता आपके रहस्य को उजागर करने में मदद नहीं करेगी? लियोनार्ड की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, लेकिन फिर वह मुस्कुराया और कहा, ये होगा, हो। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक आप इसे खोज न लें। जब मैं अधिक जानकारी और वस्तुएं एकत्र कर लूंगा तो मैं आपको भविष्यवाणी करने में मदद करने के लिए भूरे कोहरे के ऊपर की दुनिया में जाऊंगा। आपका स्वागत है, क्लेन ने मन ही मन व्यंग्यपूर्वक सोचा। जल्द ही छोटे फ्रेम वाला केनली घुमावदार सीढ़ियों पर उत्परिवर्तित सूर्य पवित्र प्रतीक लाया। जब क्लेन को अनोखी गर्मी और पवित्रता महसूस हुई तो उसने चुपचाप राहत की सांस ली। वह जानता था कि उसने अंततः अनंत धधकते सूर्य के दिव्य रक्त की शक्तियों को छीनने की अपनी योजना का पहला और सबसे कठिन कदम पूरा कर लिया है। फिर उन तीनों ने ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी छोड़ दी और जॉटलैंड स्ट्रीट की ओर चल पड़े। वे उस गाड़ी की ओर चल पड़े जो नाइटहॉक्स की थी। क्या शुद्धिकरण प्रभाव घोड़े को परेशान करेगा? केनली ने अचानक उत्सुकता से पूछा। मुझे ऐसा घोड़ा नहीं चाहिए जो गाड़ी खींचने के लिए केवल सूर्य की प्रशंसा कर सके। वह क्लेन की तुलना में लंबे समय तक नाइटहॉक रहा था, लेकिन वह अनुभवी से बहुत दूर था। नहीं, सीलबंद कलाकृति 30782 केवल उच्च स्तर की बुद्धि वाले जीवित प्राणियों को शुद्ध करती है। क्लेन ने जवाब में अपनी आवाज धीमी कर दी। यदि नहीं तो मुझे कीड़े नहीं काटेंगे, उसने अपने मन में स्पष्ट रूप से जोड़ा। ओह, मैं देख रहा हूँ। हाँ, मैंने जानकारी पर्याप्त रूप से नहीं पढ़ी। केनली ने अपनी काली रेशमी टोपी को दबाया और आत्मज्ञान से हंसा। चूंकि क्लेन को अभी तक गाड़ी चलाने के कौशल में महारत हासिल नहीं हुई थी, वह अगले 3 घंटों तक गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा। उन्होंने लियोनार्ड और केनली को बारी बारी से गाड़ी चलाते हुए देखते हुए सीलबंद कलाकृति 30782 को अपने हाथ में रगड़ा। अंततः वे दोपहर के भोजन के समय मोस्ट टाउन पहुंचे। कितना सुंदर, केनली ने ईमानदारी से प्रशंसा की जब वे गाड़ी से नीचे उतरे और शहर के चारों ओर फैले असीमित सुनहरे गेहूं के खेतों की ओर देखा। ज्वालामुखी नक्षत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली तिथियां समाप्त हो रही थी और बम्पर हार्वेस्ट नक्षत्र हर किसी के जीवन पर शासन करने वाला था। लियोनार्ड ड्राइवर की सीट पर था और उसने चारों ओर देखा और अपना मुंह खोला, जैसे कि वह एक सोनेट सुनाने जा रहा हो। लेकिन अंत में उसने केवल एक वाक्य कहा, कितना सुंदर। क्लेन ने हंसने की इच्छा को रोका और अपनी टोपी लगाई, अपनी छड़ी ली और गाड़ी से उतर गया। उसी समय काले पुजारी के गाउन में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति वहां आया। उसने अपनी छाती पर लाल चांद बनाया और कहा, महिला की स्तुति करो। क्या आप वे मित्र हैं जिन्हें सेंट सेलेना कैथेड्रल ने हमारी मदद के लिए भेजा था? हाँ, पुजारी सियोर, देवी आपको आशीर्वाद दे। लियोनार्ड गाड़ी से कूद पड़े और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हम यहाँ हाल की असाधारण घटनाओं की देखभाल के लिए हैं। प्रतीत होता है। भूरे बालों वाले, नीली आंखों वाले सियोर ने जैसे ही तेजी से जोर दिया, उसने कई शहरी लोगों को आते देखा। मोस्ट टाउन बड़ा नहीं था। चाहे किसी ने भी यात्रा करने के लिए किसी भी दिशा को चुना हो, वह 10 मिनट के भीतर मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाएगा। वहां रुके लोग एक दूसरे को जानते थे, इसलिए जो पहले हुआ वह फैल गया। कई शहरवासी समस्या के समाधान के लिए एवरनाइट देवी चर्च द्वारा लोगों को भेजने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए जब उन्होंने देखा कि पुजारी 3 अजनबियों का अभिवादन कर रहा है, तो उन्होंने चिंता और जिज्ञासा से तुरंत उन्हें घेर लिया। कुछ दबे पांव और कुछ ने सुनने की कोशिश की कि वे क्या कह रहे हैं। लियोनार्ड ने हंसते हुए कहा, पुजारी चिंता मत करो, हम पेशेवर हैं। देखो, हम पवित्र जल, चांदी के खंजर, गहरे पवित्र प्रतीक और लहसुन भी लाए हैं। उसने वर्णित वस्तुएं अपने कपड़ों की भीतरी जेबों से निकाली जैसे कि वह कोई जादू कर रहा हो। लहसुन, क्या आप आत्माओं को मौत की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं? जब क्लेन ने लियोनार्ड का प्रदर्शन देखा तो उसे यह हास्यास्पद लगा। सियोर के चेहरे पर भ्रम की स्थिति थी और उसे यह भी संदेह होने लगा कि सेंट सेलेना कैथेड्रल ने धोखाधड़ी का एक समूह भेजा है। जो नागरिक उन्हें घेरे हुए थे, उनके चेहरे पर कृतज्ञता भरी मुस्कान थी, मानो वे अंततः सुरक्षित हाथों में हो। लियोनार्ड पुजारी सियोर के करीब गए और धीरे से उनके कान में कहा, वे इन चीजों में विश्वास करते हैं। पुजारी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने कहा, चलो पहले चर्च में दोपहर का भोजन करते हैं, फिर हम उन मामलों का ध्यान रखेंगे। उद्धरण चिन्ह। हाँ, दोपहर का भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। जब उन असाधारण घटनाओं पर ध्यान दिया जाता है तो सीलबंद कलाकृतियों 30782 की बारी बारी से देखभाल करने का समय आ जाएगा और मेरे लिए फ्लेरिंग सन चार्म्स बनाने का अवसर भी होगा। उम्मीद है सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। बेशक दिन के समय फ्लेरिंग सन चार्म्स बनाने से सर्वोत्तम परिणाम मिलेंगे, क्लेन ने प्रत्याशा से भरा हुआ सोचा।